दिखा दिया। थोड़ी देर बाद दृश्य बदलता है। घने जंगलों के बीच कुछ एडवेंचरर्स एक जंगली मैजिकल बीस्ट का शिकार करने निकले हैं। डेकलेन दूर खड़ा उन्हें देख रहा है, शांत मगर चौकस नजरों से। वो नोट करता है कि ये सब नए हैं, पर फिर भी हैरानी की बात है कोई घबराया नहीं। वे जिस जगह हैं वो माउंटेन ऑफ डार्कनेस है, मैजिक टावर का सबसे सुरक्षित और खतरनाक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ चारों ओर वेनोमस क्रीचर्स का खतरा है। इसलिए टावर ने यहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर्स और लगातार पेट्रोल लगा रखे हैं। प्रोफेसर रिलान बेचैन नजर से अपने दस्तावेज पलट रहा था। इस इलाके का हेड प्रोफेसर अब तक तय नहीं हुआ, ये बहुत रिस्की है। वो सोच में डूबा ही था कि डेकुलिन आगे बढ़ता है, शांत मगर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं संभाल लूंगा। रिलान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आती, लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक और वजह थी। डेकुलिन के सिस्टम में नया साइड क्वेस्ट नोटिफिकेशन चमक रहा था, डार्कनेस ऑफ द मैजिक टावर। इस मिशन का इनाम था स्टोर करेंसी और एक अचीवमेंट रिवॉर्ड, और साथ ही एक अजीब सी खिंचाव जो उसे पहाड़ों की ओर बुला रही थी। उसे महसूस हो रहा था ये सिर्फ एक क्वेस्ट नहीं, कुछ बड़ा, शायद असली शिफ्ट, वही जो पूरे गेम को हॉरर में बदलने वाला है। जैसे ही उसे हेड प्रोफेसर घोषित किया जाता है, बाकी सब तैयारी में जुट जाते हैं। बैग्स, स्क्रोल्स, मैजिक टूल्स, और टीम माउंटेन ऑफ डार्कनेस की ओर निकल पड़ती है। 9 घंटे बाद मैजिक टावर के पास एक छोटे से कैफे में एफरीन और उसके दोस्त हंसते बोलते स्नैक्स खा रहे हैं। आज वो बेहद खुश है। आखिर उसने 1 लाख एने का माइलस्टोन पूरा किया है। वो कहती है, आज का ट्रीट मेरी तरफ से। दोस्त तालियां बजाते हैं और बात घूम कर जाती है उनके नए क्लब की ओर। बस अप्रूवल मिल जाए, फिर पहला गैदरिंग धमाकेदार होगा। इसी बीच कोई माउंटेन ट्रेनिंग कैंप का जिक्र करता है। सुनो, वहाँ 50 लोग गए थे प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन सब सेफ लौटे। बात अधूरी ही थी कि अचानक एक चीख गूंजती है। सारे लोग चौंक कर बाहर भागते हैं। एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है, चिल्लाते हुए, बचाओ। एफिरिन बिना सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ती है। जूलिया पीछे से चिल्लाती है, एफिरिन रुको, कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो सुनती ही नहीं। कुछ दूरी तय करते ही एफिरिन रुकती है, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ वो पीछे मुड़ती है। जूलिया गायब। चारों तरफ अजनबी जगह, अंधेरा, ठंडी हवा। वो फुसफुसाती है, ये मैं कहाँ हूँ? तभी उसे वो शख्स दिखता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो पुकारती है, अरे सुनो, रुको। पर जैसे ही वो पास जाती है, एक अजीब सी सनसनी उसके शरीर में दौड़ जाती है। वो व्यक्ति मुड़ता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। त्वचा फटती है, आंखें लाल चमकती हैं और एक डरावना चीख हवा में गूंजती है। एफिरीन झटका खाती है। वो खुद को संभालती है, मंत्र तैयार करती है। तभी एक और परछाई पास आती है, डेकुलिन। वो ठंडी नजरों से क्रीचर को देखता है। एफिरीन चीखती है, तुमने उसे मारा है ना? एक सिविलियन पर अटैक क्यों किया? डेकुलिन बस शांत स्वर में कहता है, जरा ध्यान से देखो। और तभी इल्यूजन टूटता है। वो महिला इंसान नहीं थी, बल्कि एक डीमन थी। एफिरीन चौंक जाती है। डेकुलिन समझाता है, सिल्विया इसी तरह के जाल में फंसी थी। ये डीमंस अक्सर इल्यूजन मैजिक से लोगों को फंसा। एफिरीन कुछ कहने ही वाली थी कि वो ठंडे स्वर में काट देता है, बीच में मत पड़ो। और अगले ही पल डीमन उस पर झपटता है। डेकुलिन झुकता है और एक तेज वार में पूरा हवा का झोंका छोड़ता है। उसकी आंखें अब और गहरी और तेज चमकने लगती है। वो डीमन को ऑब्जर्व करता है। इल्यूजन बेस्ड मैजिक, माथे पर ग्लोविंग कोर, प्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो खुद मेंटल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट था। इस डीमन की चालें उस पर बेअसर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग रहा था। यूकलाइन, लिनेज का रक्त, वो रक्त जो अपने अंदर प्यूरिफाइंग माना और अनमैच्ड अग्रेशन रखता है। वो पुरानी विरासत जो सदियों तक डीमंस का शिकार करती रही, और अब वही रक्त डेकलेन की नसों में उबल रहा, उधारता है, मर जा। और उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड, स्टोर करेंसी प्लस यूकलाइन, एट्रीब्यूट अनलॉक। वो धीरे से फुसफुसाता है, फिल्थी क्रिएचर, और आखिरी बार में डीमन की कोर चकनाचूर कर देता है। अचानक उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो शरीर को देखता है और एहसास होता है ये कोई रैंडम स्पॉन नहीं था, ये किसी संकेत का हिस्सा था। गेम अब भी चल रहा है, खिलाड़ी के बिना भी। अगले दिन इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मेडिकल वार्ड में एफिरीन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो घबराई हुई चीख निकलती है। नर्स दौड़ती है, आप जाग गई? एफिरीन आंखें मलती हैं, सिर भारी, मैं जंगल में थी। फिर नर्स धीरे से कहती है, माउंटेन ऑफ डार्कनेस में एक डायमंड प्रकट हुआ था, आप उसके इल्यूजन में फंस गई थी और बेहोश हो गई, आपको वहां से सुरक्षित लाया गया। एफिरीन हकलाकर पूछती है, किसने? नर्स मुस्कुराती है, प्रोफेसर डेकुलिन। एफिरीन की सांस रुक जाती है, वो उस नाम को दोहराती है धीरे, अविश्वास में। घड़ी की ओर नजर डालते हुए एफिरीन ने थकी हुई आवाज में पूछा, आज कौन सा दिन है? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुधवार। पर अगले ही पल उसकी बात ने एफिरीन को झटका दे दिया। वो पूरे 36 घंटे तक बेहोश रही थी। वो अचानक उठी, घबराहट में अपने जूते पहने और सीधे क्लास की ओर दौड़ पड़ी। सांसें उखड़ी हुई थी, मगर किसी तरह वो वक्त पर पहुंच गई। उसकी दोस्त ने उसे देखकर राहत की सांस ली। मैं तुझे क्लिनिक में देखने गई थी, तू हिल भी नहीं रही थी। एफिरीन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से अब भी बेचैनी बनी हुई थी। क्लास में माहौल थोड़ा अजीब था, आज कुछ अलग होने वाला था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए डेकुलिन। उनके पीछे चल रहे थे एलन, हाथ में एक बड़ा बॉक्स लिए हुए। सारे छात्र एक साथ फुसफुसाने लगे। एलन कौन है? डेकुलिन ने शांत स्वर में कहा, ये एलन है, आज से मेरे टीचिंग असिस्टेंट। क्लास में हलचल मच गई, सब जानते थे डेकुलिन कभी किसी को अपने साथ नहीं रखता। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? एफिरीन के मन में अपने पिता की याद आई, जो 30 की उम्र में भी टीचिंग असिस्टेंट नहीं बन पाए थे। उसने खुद से पूछा, डेकुलिन ने अब किसी को क्यों चुना, और वो भी एलन को। क्लास शुरू हुई और डेकुलिन ने घोषणा की, आज का लेक्चर सिर्फ अनुभव पर आधारित होगा। सभी को 3 घंटे का एक टास्क दिया गया और एक टाइमर चालू हो गया। एफिरीन ने काम शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उसके ब्रेसलेट पर नजर गई और उसने देखा डेकुलिन के ब्रेसलेट से
वो बिल्कुल मिलता जुलता था। वो सोच में पड़ गई, क्या मेरे पिता का कोई रिश्ता था उससे? उसके सवाल बढ़ते गए मगर टाइमर लगातार टिक टिक कर रहा था। उधर सिल्विया ने सबको हैरान कर दिया। उसने टास्क सिर्फ 25 मिनट 15 सेकंड में पूरा कर लिया। डिकोलिन और एलन ने बिना कुछ कहे उसे देखा। फिर डिकोलिन ने सिर हिलाया, जाओ तुम फ्री हो। सिल्विया बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। एफरीन अकेली रह गई थी। टाइम बीत रहा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने झल्ला कर अपना सिर टेबल पर पटका। मैं कितनी बेवकूफ, कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द धीमे धीमे टूट रहे थे। मैं एक फेल्योर हूँ। तभी उसके पीछे से ठंडी गहरी आवाज आई। 5 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं। वो चौंक कर मुड़ी। डेकुलिन अब भी वहीं खड़ा था। उसकी निगाहें ठंडी थीं और लहजा और भी सख्त। इतना आसान काम और तुम इसे भी पूरा नहीं कर पाई। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, हंसे या तुमसे आगे निकल जाए तो भी तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है और जब तक नहीं आएगी तुम मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये कहते हुए वो मुड़ा और बाहर चला गया। एफरीन वहीं बैठी रह गई। खाली कमरा, दीवार पर टिक टिक करती घड़ी और उसके अंदर टूटता सन्नाटा। फिर अचानक उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नहीं, मैं नहीं मानूंगी ये बात। उसकी कलाई से हरी चमक उठी। ब्रेसलेट से निकलती ऑरा हवा में फैलने लगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, जिद्द थी। वो बुदबुदाई, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं ये करूंगी। उसी वक्त दूर कहीं डेकुलिन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, शायद मैंने उसे सख्त लहजे में कुछ ज्यादा ही कहा, लेकिन ये जरूरी था। वो अगर नहीं बदली तो वो आने वाले हालात नहीं झेल पाएगी। माउंटेन ऑफ डार्कनेस पर जो डीमन दिखा था वो सिर्फ एक चेतावनी थी। अब मेन क्वेस्ट शुरू होने वाला था। एक नया युग आने वाला था, डार्कनेस और ईविल से भरा हुआ। और इसी अंधकार में कुछ चमकते लोग जन्म लेंगे। उनमें से एक होगी एफिराइन, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खतरनाक। लेकिन डेकुलिन ने मन ही मन मुस्कुराया। वो चाहे जितनी भी ताकतवर बन जाए, मैं उसे अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगा। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए एफिरीन कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिना देर किए सीधा डेकुलिन के ऑफिस की ओर भागी। उसकी सांसें तेज थी पर चेहरे पर एक बात लिखी थी, मैंने कर दिखाया। तुरंत उसने अपनी मैजिक असाइनमेंट सामने रख दी। डेकुलिन ने बिना कुछ कहे फाइल खोली, नजरें पन्नों पर घूमी और फिर बोले 6 घंटे 25 मिनट। उनकी आवाज में ठंडापन था पर आंखों में हल्की सी हैरानी भी। तुम अकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो, फिर भी तुम्हारा काम काबिले तारीफ है, ये फर्स्ट प्लेस के लायक है। एफरीन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान। उसी पल साइड क्वेस्ट का नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने उभरा। क्वेस्ट कंप्लीट, स्टोर करेंसी रिसीव्ड। डेकुलिन ने कुर्सी की फाइलें समेटी। अब घर लौटने का वक्त था, लेकिन जैसे ही वो गलियारे से गुजरे, सामने से एक सफेद बालों वाला आदमी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। डेकुलिन की चाल धीमी पड़ी। ज़ेट वेरोन बुगन, जूली का बड़ा भाई और फ्राइटन फैमिली का हेड, वही जिसने सबसे पहले जूली और डेकुलिन की एंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था। लड़ाई के मामले में वो गनी से भी ज्यादा ताकतवर था। एक ऐसा नाम जो अकेले कई दुश्मनों के लिए काफी था। डेकुलिन थोड़ा असमंजस में था। इतना ताकतवर आदमी मुझसे मिलने क्यों आया? उसके मन में शक उठने लगा। क्या ये जूलिया के स्नोफ्लेयर स्टोन से जुड़ा हुआ है? ज़ाइड के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ छिपा था। प्रोफेसर डेकुलिन, उसने सहजता से कहा, जूलिया के साथ तुम्हारे हाल के व्यवहार को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं। फिर हल्के लहजे में जोड़ा, डिनर पर मिले, सिर्फ एक फ्रेंडली गैदरिंग। डेकुलिन जानता था ये कोई साधारण न्योता नहीं था, फिर भी उसने सिर झुका दिया। जरूर, ज़ाइड ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं सब अरेंज कर दूंगा, मेन्यू तुम्हारी पसंद के हिसाब से होगा। डेकुलिन ने महसूस किया उसने पहले से सब तय कर रखा, मेरे ना कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वो जानता था फ्राइटन फैमिली की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाना, खतरे से खेलना है। अगले दिन फ्राइटन मैंशन में जूली को जब ये खबर मिली, उसका चेहरा तमतमा गया। डिनर, मेरे पास वक्त नहीं है इन बेकार बातों का, ज़ाइड ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ा बचपना छोड़ो जूली, ये स्नोफ्लेयर स्टोन जैसी मामूली बात नहीं है। जूली ने तल्ख नजरों से देखा, लेकिन ज़ाइड ने बात जारी रखी। मुझे लगता है डेकुलिन ने वो रेयर मेटल खरीदा है जो हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है, शायद वो तुम्हें देना चाहता है। जूली ने भौहें चढ़ाई। और अगर वो ऐसा करे तो एंगेजमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। जूली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, पर ज़ाइड का लहजा अब और भी सख्त था। राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। और सुनो जूली, क्या तुम्हें किसी के लिए फीलिंग्स है? जूली की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ाइड आगे झुका, तो फिर समस्या क्या है? क्या तुम्हें डेकुलिन की कमजोर रेपुटेशन से दिक्कत है? वो बोली, नहीं, बात वो नहीं है। ज़ाइड ने गहरी सांस ली, फिर अपनी सोच साफ रखो और शाम को वक्त पर पहुंच जाना। ज़ाइड के चले जाने के बाद जूली का सब्र टूट गया। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से झटके मारे। हवा कांप उठी। गुस्से से कांपती आवाज में वो चिल्लाई, इनफ। उसके पीछे खड़ा था उसका सबॉर्डिनेट, वेरोन ऑर्डर ऑफ हिडके का सदस्य। उसने धीमे स्वर में कहा, आपकी तलवार आज बहुत अशांत है। जूली ने तुरंत तलवार नीचे की ओर झुकी। माफ करना वेरोन, मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया। वेरोन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मौजूदा हालात तुम्हारे लिए अन्यायपूर्ण है। जूली ने नजरें फेर ली। बस तैयारी करो, हमें निकलना है। वेरोन ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। वो जानता था जो काम उसने अपने कंधों पर लिया है वही जूली की सच्ची खुशी ला सकता है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी बीच बर्क असेंबली ऑफ एल्डर्स में एक बैठक शुरू हो चुकी थी। विषय था माउंटेन ऑफ डार्कनेस पर दिखे उस डीमन की घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। एल्डर्स की बैठक तेज बहसों से गूंज रही। प्राचीन जादूगर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। एक बुजुर्ग एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, हमने जो मेज क्राफ्ट विकसित किया था वो सिर्फ अध्ययन के लिए नहीं था, अब वक्त आ गया है इसे इस्तेमाल करने का। सामने बैठे कॉन्फ्रेंस लीडर ने सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, तुरंत संदेश भेजो, 12 महान सॉर्सरर्स को बुलाओ, उन्हें बर्ग पहुंचना होगा। कागजों पर जादुई मोहर लगी और कुछ ही क्षणों में वो पत्र हवाओं में घुलकर गायब हो गए, सीधे उन 12 तक पहुंचने के लिए। उधर दूसरी ओर डेकुलिन अपने कमरे में बैठा ऑक्शन से मिले सामान को सलीके से जमा रहा था। उसने रेफरेंस रिंग उंगली में पहन लिया जो माना रिकवरी को बढ़ाता था, और फिर उठाया एंशंट रून नेकलेस
जो माना को स्टोर करने के लिए बना था। गणेशा की सलाह याद करते हुए उसने बाकी वस्तुएं वॉल्ट में रखने की योजना बनाई, लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। फ्रॉस्ट फ्लेम स्टोन बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। डिकुलेन की आंखों में झुंझलाहट चमकी। अजीब है, टेलीकिनेसिस भी काम नहीं कर रही। उसे महसूस हुआ कि पत्थर का माना खुद उसका विरोध कर रहा है। और फिर उसे याद आया लाइब्रेरी में पढ़ी हुई एक थियरी, कम्युनियन, किसी लेजेंडरी सोर्ड या रेलिक को वश में करने की प्रक्रिया जिसमें उसके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। वो सोचने लगा, क्या यही तरीका इस स्टोन के लिए भी काम करेगा? बिना झिझके उसने पत्थर की सतह पर हाथ रखा। अचानक एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से माना को झकझोर दिया। उसकी सांसें रुक सी गईं, पर अगले ही पल एक नोटिफिकेशन उभरा, फ्रॉस्ट फ्लेम स्टोन कॉम्प्रिहेंशन 0.1%, माना प्लस 300। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, मगर अगले ही पल वो गणना करने लगा। सिर्फ 0.1%। इस रफ्तार से इसे पूरी तरह समझने में कम से कम 1 साल लगेगा। थोड़ा झुंझलाकर उसने पत्थर को रख दिया। अभी नहीं, वक्त आने पर देखेंगे। फिर उसने कैलेंडर उठाया और नजर जैसे ही तारीख पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। 3 दिन बाद डेथ एनिवर्सरी, और उसके पहले ही वो डिनर जो जाइट ने अरेंज किया था। दोनों बातें उसके दिल में भारी पड़ रही थी। 3 दिन बाद रेस्टोरेंट में झिलमिलाती रोशनी, शाही माहौल, और बीच में जाइट खड़ा मुस्कुरा रहा था। जूली पहले ही पहुंच चुकी थी। जब डेकुलेन अंदर आया, उसने एक पल के लिए कदम रोक दी। जूली को देख वह ठिठक गया। युद्ध कवच की जगह आज वो एक खूबसूरत ड्रेस में थी, नर्म रंगों में, लेकिन आंखों में वही जिद। वो सच में खूबसूरत लग रही थी। डेकुलेन के मन में अनायास सम्मान का भाव उठा। उसने सच में मेहनत की है आज के लिए। जूली के बगल में खड़ी थी एक और औरत, धीमी मुस्कान पर तीखी निगाहें। जाइट ने परिचय करवाया, मीट जोसेफिन, जूली की बड़ी बहन। डेकुलेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जोसेफिन, वो नाम जो किसी भी महल की दीवारों के पीछे धीमे स्वर में लिया जाता था। एक नेम्ड कैरेक्टर, बेहद खतरनाक, चालाक और बेरहम। वो शैडो नाम के उस गुप्त इंटेलिजेंस नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी। एक ऐसा संगठन जो परछाइयों में काम करता था, पर ताकत में जाइट के बराबर था। जोसेफिन की निगाहें डेकुलेन पर जमी थी। बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ कह रहा था, अगर जूली को जरा सा भी दर्द दिया तो अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। डेकुलेन ने भीतर ही भीतर सांस ली। ये डिनर अब सिर्फ एक डिनर नहीं रहा, ये सर्वाइवल टेस्ट है। जाइट ने औपचारिक मुस्कान के साथ बात शुरू की। तो प्रोफेसर, एंगेजमेंट सेरेमनी कब रखनी है? 3 साल हो गए। जूली का चेहरा तुरंत तन गया। भाई, जाइट ने उसे रोका। जूली, बड़ों की बातों में मत बोलो। डेकुलेन जवाब देने ही वाला था, लेकिन जोसेफिन की ठंडी निगाहों ने उसे रोक दिया। उस ऑरा में एक दबाव था, घुटन जैसा। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, एंगेजमेंट का फैसला जूली पर छोड़ता। अगर वो इसे नहीं चाहती तो मैं खुशी से पीछे हट जाऊंगा। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जूली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से छोड़ देगा। जाइट ने मेज पर हाथ रखा। तुम्हें लगता है परिवार के मुखिया इसे मंजूर करेंगे? जूली कांपती आवाज में बोली, ब्रदर, मुझे कुछ बात करनी है, अकेले में। जाइट ने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। वो और जोसेफिन कमरे से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ते हुए जूलिया और डेकुलेन को। डेकुलेन खामोशी से देखता है। जब जाइट कमरे से बाहर निकल जाता है, उसकी नजरें उस बंद दरवाजे पर टिक जाती हैं, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। मन में सोचता है, आखिर जैट का असली मकसद क्या है? उधर जोसेफिन वाइन का ग्लास थामे हल्की मुस्कान के साथ बैठी, पर उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह शांत नहीं, सतर्क हैं। डेकुलेन तुरंत समझ जाता है, वो अपनी किसी स्किल से उस कमरे की बातचीत सुन रही है, और उसकी वो हल्की हंसी बस एक ढाल थी ताकि कोई उसके असली इरादे पर शक न करे। पर डेकुलेन इस मौके को खतरा नहीं, मौका समझता है। अगर वो जोसेफिन को यकीन दिला पाए कि उसकी जूली के लिए फीलिंग्स सच्ची हैं, तो शायद वो इस खतरनाक सिचुएशन से बच सकता है। वो सीधे जूली की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और आवाज में ठहराव। मैंने जो कहना था कह दिया, वो धीरे से बोलता है। जूली भौहें सिकोड़ती है, हैरान। क्या मतलब? डेकुलिन गहरी सांस लेकर बोलता है, ये सगाई अब वो चीज नहीं जो मैं अपनी मर्जी से तोड़ सकूं। वक्त निकल चुका है। जूली झुंझलाती है। उसके लहजे में गुस्सा है, पर उसके भीतर की चोट भी साफ झलकती है। मतलब क्या है तुम्हारा? उस वक्त तुमने मेरी पोजीशन का इस्तेमाल किया था, तुम्हारी फैमिली के बुजुर्गों से डील की थी, और अब कह रहे हो कि ये सब तुम्हारे बस में नहीं। वो धीरे धीरे उठती है, उसकी आवाज और ऊंची हो जाती है। तुमने मुझे खतरे वाले मिशन से दूर किया, मुझे इंपीरियल ऑर्डर छोड़कर किसी छोटे ऑर्डर की हेड बनने को कहा, तुम्हारे फैमिली के ताबे में रहकर। उसकी आंखों में आंसू चमकते। और जब मैंने मना किया तो तुमने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। डेकुलिन सब सुनता है, सिर झुकाए, फिर शांत आवाज में बोलता है, हाँ तुम सही हो, मैंने सब कुछ सोचा समझा किया था तुम्हें रोकने के लिए, मैं गलत था। जूली की सांस तेज हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। डेकुलिन उसकी तरफ देखता है। तुम्हारे भाई और बहन दोनों ने, अगर फैमिली की इज्जत का बोझ ना होता तो शायद वो इस रिश्ते को पहले ही खत्म कर दे। जोसेफिन चुपचाप सुनती रहती है, उसकी आंखें अब और गहरी होती जा रही। डेकुलिन धीरे से आगे झुकता है। अगर तुम्हें सच में अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें अपने परिवार से बाहर निकलना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं, बस एक अजीब सच्चाई। मैं ईमानदार नहीं हूं, न वफादार, वो कहता है। उसकी मुस्कान कड़वी है। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर हम शादी नहीं करते फिर भी सगाई को बनाए रखें तो तुम्हें आजादी मिलेगी। मैं बस तुम्हारा नाम अपने साथ रखूंगा ताकि कोई तुम्हें रोक ना सके। जूली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, वो घबराई, उलझी और थोड़ी कांपती हुई लगती है। और तुम ऐसा क्यों करोगे? डेकुलिन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। क्योंकि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि महीने में एक बार तुम मेरे लिए मुस्कुरा दो। उसकी बातों से पूरा कमरा जैसे थम जाता है। जूली के होंठ कांपते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? पर डेकुलिन की आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस एक सच्ची शांति। जोसेफिन जो अब तक सब सुन रही थी,
पल भर के लिए चुप रह जाती है। वो सोचती है क्या ये आदमी सच में जूली से प्यार करता है। जूली गुस्से में बोलती है अगर तुम्हारी बातें सच्ची हैं तो साबित करो। उसकी आवाज में झुंझलाहट है और उसके गाल हल्के लाल पड़ गए हैं। डेकुलिन बस मुस्कुरा देता है, अंदर ही अंदर जानता है उसने बस वही कहा जो जोसेफीन सुनना चाहती थी। पर जूली की वो अनजानी शर्म उसे सच में खूबसूरत लगा। हल्की मुस्कान के साथ उसने मान लिया उस पल के लिए उसने उसे वाकई हरा दिया था। जूली तुरंत तड़प कर कहती है मुझे तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं। उसकी आवाज में झुंझलाहट है लेकिन कहीं गहराई में एक छोटी सी उलझन भी। जोसेफीन धीरे से वाइन का घूंट लेती है। अब उसके चेहरे पर वो शिकारी मुस्कान लौट आती है। अगर ये आदमी सच्चा है तो देखना दिलचस्प होगा। डेकुलिन की चाल काम कर गई थी। वो एक खतरनाक डेथ वेरिएबल से बच चुका था और साथ ही उसे 2 स्टोर करेंसी भी मिले। 3 दिन बाद सूरज ढल रहा है, सुनहरी रोशनी कब्रिस्तान की घास पर गिर रही है। डेकुलिन अपनी कार से उतरता है, धीमे कदमों से भीतर बढ़ता हुआ। हवा ठंडी है और हर पत्थर पर वक्त की छाप है। ये जगह उसके लिए कुछ नहीं पर किम वूजिन के लिए सब कुछ थी। एक हल्की याद जैसे परछाई बनकर उसके जहन में उतरती है। एक पुरानी बातचीत, वो और उसका टीम लीडर इन्नू किसी प्लान की बात कर रहे थे। डेकुलिन के बैकग्राउंड में एक ईस्टर एग डाल देते हैं। वूजिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत और डाल दें तो कहानी और गहरी लग सकती है। वूजिन हल्के से मुस्कुराता है, फिर सिर हिलाता है। छोड़ो इन्नू, जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत काम बढ़ चुका है। लेकिन इन्नू की आंखों में वही पुरानी चमक, वही जिद। वो कहती है लेकिन ये वर्थ है वूजिन, हमें इस गेम में जान डालनी होगी, दिल से। वूजिन सांस छोड़ते हुए जवाब देता है कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा। पर इन्यू हार मानने वालों में नहीं थी। डेकुलिन की एक मरी हुई मंगेतर रहेगी, वो उसके किरदार में गहराई लाएगा। वूजिन ठहर जाता है, उसके भीतर कुछ हलचल होती है। वो सोचता है उस वक्त वो इस आइडिया को लेकर इतनी खुश क्यों थी। क्या वो बस टीम के लिए कर रही थी या फिर उस किरदार के जरिए अपने किसी पुराने एहसास को जी रही थी। वो याद करता है उसकी हंसी, वो ईस्टर एग डालते वक्त की चमकती आंखें। शायद उसमें कोई मजाक छुपा था जो सिर्फ इन्यू को समझ आता था। अब वर्तमान में डेकुलिन शांत कब्रिस्तान में चलता है। हवा ठंडी है, सूखे पत्तों की आवाज बस उसके कदमों का साथ देती है। वो किम वूजिन की यादों में उतरता है, जैसे किसी और की जिंदगी देख रहा। सोचता है क्या इन्यू की वो बातें किसी जीनियस की निशानी थी या बस क्रूरता। तभी उसकी नजर एक पुरानी कब्र पर ठहरती है। पत्थर पर उकेरा है इन्यू अरावान। वो थम जाता है। उसका नाम यहाँ क्यों है? सच सामने आता है। डेकुलिन का किरदार असल में किम वूजिन पर आधारित था और उसकी डिसीज्ड फियांसे वही थी इन्यू। उसने अपने ही नाम को उस किरदार की मंगेतर बना दिया था। डेकुलिन धीरे से घुटनों पर झुकता है, पत्थर को छूता है और तभी उसकी आंखों में वो पुराने लम्हे लौट आते हैं। इन्यू की मीठी आवाज, उस दिन की तारीफ, तुम्हारी ड्राइंग्स सच में कमाल है। वूजिन, उसका कोट उसकी तरफ फेंकना, उसकी हंसी और वो 7 साल जो उन्होंने साथ बिताए थे। डेकुलिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, धीरे, बिना किसी आवाज के। बस यादों की गर्मी और दिल की ठंडक एक साथ टकराती। कुछ देर बाद वो उठता है और महसूस करता है आंसू रुक गए हैं। शायद मेरी ये ठंडी फितरत आज काम आई, वो सोचता है। पर तभी पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ता है और उसके सामने खड़ा है लॉकहार्ट। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा, उसके आसपास की हवा जैसे जम सी जाती है। डेकुलिन के होठों पर हल्की मुस्कान। तो आखिर तुम आ ही गए? लॉकहार्ट तिलमिला उठता है। तुम मेरा नाम जानते हो? वो गुर्राता है। मैं हूँ विजार्ड किलर लॉकहार्ट, वो जो जादूगरों को मिटा देता है। वो आगे बढ़ता है और उसके चारों ओर का पूरा माहौल बदल जाता है। उसकी मैजिक नलिफिकेशन स्किल सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी जादू उसके सामने टिक नहीं सकता। वो हमला करता है, तेज, बेरहम, एक के बाद एक वार। पर डेकुलिन ना घबराता है ना पीछे हटता है। वो हर वार को बचाता है इतनी सहजता से जैसे वो पहले से जानता हो हर हरकत का जवाब। लॉकहार्ट के चेहरे पर हैरानी, ये कैसे बच रहा है? कोई मेज ऐसे नहीं चलता। गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत से वार करता है पर उसी पल डेकुलिन झुककर उसके जबड़े पर मुक्का चढ़ देता है। लॉकहार्ट जमीन पर गिरता है हांफते हुए। डेकुलिन शांत स्वर में कहता है तुमसे लड़ना बेमानी है। फिर उसकी आंखों में हल्की चमक। उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसने आखिरकार 10 स्टोर करेंसी हासिल की थी और खरीदी थी अपनी चाहिए हुई मीन इंप्रूवमेंट स्किल। उस स्किल ने उसके अंदर का पूरा सिस्टम बदल दिया था। उसकी मना अब कई गुना ज्यादा बह रही थी और शरीर पहले से कई गुना मजबूत। ट्रेनिंग के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली लकड़ी के स्टिक के भीतर तक धंस रही है। शरीर की ताकत भी बढ़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक मेज नहीं था, वो एक योद्धा था। लॉकहार्ट आखिरी बार उठने की कोशिश करता है पर डेकुलिन की नजर से ही ठहर जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। डेकुलिन की सांसें स्थिर हैं। वो मन ही मन सोचता है मैं समझता था मेरा आयरन मैन एट्रीब्यूट ही काफी है, पर इस नए एनहांसमेंट ने तो सब आसान बना दिया। लॉकहार्ट अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हार चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मार रहा था और वो चिल्ला उठा, डेकुलेन को ट्रेटर कहकर अपमानित करते हुए। लेकिन डेकुलेन की नजर कुछ और देख रही थी। लॉकहार्ट के गुस्से के पीछे छिपा एक रहस्य, कुछ ऐसा जो इंसान से परे था। धीरे धीरे टुकड़े जुड़ने लगे और फिर अचानक सच्चाई सामने आई। लॉकहार्ट कोई साधारण इंसान नहीं था, वो रेड फिल्म रेस से था। ये सुनते ही लॉकहार्ट के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये नाम डर और रहस्य दोनों का प्रतीक था। रेड फिल्म रेस, वो लोग जो जन्म से ही एक लाल निशान के साथ आते थे, दुनिया में फैले हुए लेकिन अपनी असली पहचान छिपाए रखते, क्योंकि वो थे डीमंस के वंशज और मेजेस के सबसे बड़े दुश्मन। आखिरकार यही तो सच्चाई थी। मेजक्राफ्ट का जन्म हुआ था डीमंस से लड़ने के लिए और सदियों से ये युद्ध चलता आया था। मेजेस वर्सेस रेड फिल्म, ये था इस दुनिया के लोर का सबसे बड़ा आधार। डेकुलेन ने घायल लॉकहार्ट की ओर देखा। उसे अब सब समझ आ गया। इस रेस के लोग हमेशा खतरे में रहते हैं, हर पल हर जगह उनका शिकार किया जा सकता है और शायद अभी एक मास पर्ज चल रहा है। वो लॉकहार्ट से नरमी से बोला, मुझे तुम्हारे दर्द का अंदाजा है, लेकिन अगर तुम निर्दोष मेजेस को मारोगे
तो तुम भी वही मॉन्स्टर बन जाओगे जिससे नफरत करते हो। लॉकहार्ट तिलमिला उठा। चुप रहो, अगर सच में इतना हमदर्दी है तो खत्म कर दो मुझे। लेकिन डेकुलेन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रेड फिल्म बुरे होते हैं। लॉकहार्ट को यकीन नहीं हुआ, वो चीखा, तुम पाखंडी हो। डेकुलेन शांत रहा, धीरे से बोला, मेरे अंदर का जो ब्लड लाइन है वो डेमन हंटर्स का है। जब मैं किसी असली डेमन के सामने होता हूँ मेरे अंदर की नस्ल खुद ब खुद सक्रिय हो जाती है। ये मेरे खून में है, एक इंस्टिंक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानियत भूल जाऊं। वो एक पल को ठहर गया, फिर गंभीर आवाज में बोला, रेड फिल्म भी इंसान है लॉकहार्ट, और उन पर भरोसा किया जा सकता है। इतना कहकर उसने लॉकहार्ट को धीरे से बेहोश कर दिया ताकि उसे बिना नुकसान पहुंचाए अरेस्ट किया जा सके। तभी बाकी इंस्पेक्टर्स वहां पहुंच गए। उनमें से एक, रोपा, हंसते हुए बोला, सर आपकी किक तो कमाल की थी, चाहे तो मैं इस क्रिमिनल को 2-4 और मार देता हूँ। डेकुलेन मुस्कुराया, नहीं अब बस करो। फिर उसने अपनी मैजिक से पास का पेड़ उखाड़ा। सभी हैरान रह गए क्योंकि उस पेड़ को उसने न्यूट्रलाइजिंग रोप में बदल दिया। वो बोला, इसे इस्तेमाल करो, आम कफ्स इस पर काम नहीं करेंगे। उसने रोपा से पूछा, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? रोपा बोला, मुझे रिपोर्ट मिली थी, मैंने सोचा आपने भेजी होगी। डेकुलेन ने सिर हिलाया, शायद किसी और ने शोर सुनकर रिपोर्ट की होगी। वो वहां से चला गया, मन ही मन राहत महसूस करते हुए, कम से कम आज किसी की जान नहीं गई। एक अच्छा अंत बिना खून के। अगले दिन यूरियल डेकुलेन के ट्रेनिंग रूम में पहुंची। उसके हाथ में एक लेटर था, बर्क की ओर से। पिछले 15 सालों में पहली बार उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। डेकुलेन ने लेटर लिया और मुस्कुराया, सिर्फ ये देने के लिए तुम खुद आई हो? वो बोला, ऐसे काम तो मैं कर सकता। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो बात गंभीर थी, माउंटेन्स में हुए डीमन इंसिडेंट के बारे में। बर्क ने सभी मेजर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। यही था डेकुलेन के अगले क्वेस्ट का आरंभ, बर्क्स कॉल। मीटिंग एक हफ्ते बाद तय थी और उसे एक गार्ड साथ ले जाने की अनुमति थी। यूरियल ने सुझाव दिया, जेफ को ले जाइए, लेकिन डेकुलेन तुरंत बोला, वो हमारा ड्राइवर है, तलवार तक नहीं पकड़ सकता। यूरियल ने जिद की, फिर भी आपको गार्ड चाहिए, रास्ता खतरनाक है। डेकुलेन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसकी आवाज में चिंता थी। वो मुस्कुराया, क्या तुम सच में मेरी फिक्र करती हो? यूरियल का चेहरा लाल पड़ गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें मरते नहीं देखना चाहती। वो मुड़कर बोली, ठीक है, गार्ड का इंतजाम मैं कर दूंगी। डेकुलेन ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। उधर रीगहाइम आउटपोस्ट में जूलिया यंग नाइट को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रही थी। दूर से वाइस कैप्टन सब देख रहा था। धीरे से खुद से बुदबुदाया, अब क्या करना चाहिए? उसके मन में कई सवाल थे कि जूली को ये बात कैसे बताई जाए। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, किस बात पर इतना गहराई से सोच रहे हो? वो चौंक पड़ा, पीछे मुड़ा तो वेरोन वहां खड़ा था। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि वेरोन कब पीछे आ गया। थोड़ा संभलते हुए वाइस कैप्टन ने कहा, एक कमीशन आया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हमारी कैप्टन उसे अप्रूव करेंगी या नहीं। वेरोन ने शांत स्वर में कहा, पहले पूछ तो लो। वाइस कैप्टन ने झिझकते हुए जवाब दिया, कमीशन डेकुलेन को गार्ड करने का है। असल में ऑफिशियली ये कमीशन ट्रेन गार्ड मिशन के नाम पर आया था, क्योंकि अगर ये साफ साफ लिखा होता कि उन्हें डेकुलेन की सुरक्षा करनी है तो जूली कभी मंजूर नहीं करती। वेरोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है हमें ये मिशन लेना चाहिए। अगर ये सफल हुआ तो हमारे ऑर्डर की रेपुटेशन बढ़ेगी और फंड्स भी सुधरेंगे। वाइस कैप्टन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। मुझे जूली की प्रतिक्रिया का डर है। वेरोन ने सीधा जवाब दिया, वो कैप्टन है, अपने पर्सनल इमोशंस को मिशन में नहीं लाएगी। वेरोन के उस ठंडे रहस्यमय एक्सप्रेशन में कुछ था, कुछ जो उसने कहा नहीं लेकिन महसूस जरूर हुआ। वाइस कैप्टन ने आखिरकार फैसला किया जूली से जाकर बात करने का, और वेरोन वहीं खड़ा रहा, एक गहरी अनकही नजर के साथ। फिर बताया जाता है कि ब्रीड, जिसे एल्पाइंस भी कहा जाता है, महाद्वीप के उत्तर में एक ऊंची जबरदस्त इलाके है जो 3500 मीटर पर सम्मान और सत्ता का प्रतीक है। यहाँ बुजुर्गों का घर है जो जादूगरों का एक ताकतवर समूह है। देश भर के हर जादू स्कूल की सोच यहाँ मान्य होती है और मैजिक टॉवर इसका केंद्र भूमिका निभाता है। लेकिन जो सच में ब्रेक को अलग बनाता है वह है जादूगरों का तैरता हुआ द्वीप। यहाँ बनी हुई फैसलों का पालन करने के लिए लेजेंडरी जादूगरों को भी मानना पड़ता है। अपनी विशाल ताकत की वजह से ब्रेक को मैजिक वर्ल्ड का केंद्रीय स्तंभ कहा जाना गर्व की बात है। हर कुछ दशकों में होने वाली दुर्लभ समन सभा भी यहाँ एक बड़ी मान्य गिनती जाती है। ये किसी भी प्रसिद्ध जादूगर के लिए उपस्थित होने की असली शोहरत की निशानी भी है। फिर भी ब्री को बुलाया जाना एक दोधारी तलवार माना जाता है। कहते हैं कि यह जादूगर के कब्र की तरह खतरनाक हो सकता है। अब जब ये आदमी एक जोर का आवेग छोड़ता है, उसकी मौजूदगी इलाके में दमनकारी ताकत फैलाती है। उसके अलावा ट्रेन से ब्रीड के प्लेटफॉर्म तक सामान्य जिंदगी यहीं चलती रहती है, जिसमें विदाई और रोजमर्रा की रूटीन शामिल है। जब तैयारी सही ढंग से चल रही होती है और कामदारों की डिटेल्स कंफर्म हो रही होती है, एन हर चीज अपने हाथ में होने का भरोसा दिलाती है। सिवर हेडेड लड़की सहमति में सिर हिलाती है और यह मंजूरी दे देती है। तभी वही सिवर हेडेड लड़की जिसे आज यह काम सौंपा गया है उनके आने का ऐलान करती है। एक तेज सुटे हुए लिबास वाला आदमी चेहरे पर बिल्कुल खाली भाव के साथ एक बच्चे के साथ आता है जो उत्साह से कांप रहा है। ये बच्चा अप्रैल में बर्फ देखने के लिए बिल्कुल चौकन्ना हुआ जा रहा है। वह वाकई में यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब वर्थ था। बिल्कुल अचानक ये लड़की बीच में आकर प्रोफेसर को बताती है कि अब से फ्राइगहेम का ऑर्डर ट्रेन के पहले हिस्से की गश्त संभालेगा। प्रोफेसर का चेहरा तब काबू में रखना मुश्किल होता है जब वह जूली को पूरी तरह पैनिक में देखता है। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा भयानक सफेदी से चमकदार लाल में बदल जाता है। फिर भी वह सख्त हो जाती है और प्रोफेसर को आश्वस्त करती है कि वे सबकी सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सफर को जितना हो सके स्मूथ बनाएंगे। ठीक इस पल जूली के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जिससे उसका पूरा फ्रीक आउट मोड शुरू हो जाता है। वह मुश्किल से खुद को संभाल रही है। प्रोफेसर की आवाज उसके सिर में गूंजती है, जो पिछली बार उसे महीने में एक बार मुस्कुराने की सलाह देते हुए याद आती है। पूरी तरह पैनिक में यह पटाखा सोचती है कि क्या अब बड़ा स्माइल दिखाने का वक्त है, एक चौड़ी ग्रिन दिखाऊं या बस हल्की सी मुस्कान।
वह सोचती रह जाती है, इस बेवकूफ़ी भरे स्टंट का मकसद क्या है। जब प्रोफेसर और वह अजीब खामोशी में खड़े होते हैं, बाकी लोग इस पागल तनाव को नोटिस करते हैं और अपने कप्तान का सम्मान करते हैं। भले ही वह उसके अस्तित्व से नफरत करती हो, पर उसके लिए वह पूरी कोशिश करती दिखती है। हंगामा कम करते हुए वेयॉन आखिरकार सामने आने का फैसला करता है, घोषणा करते हुए कि अब से वह उनकी गश्त संभालेगा। प्रोफेसर वेयॉन का, जो अचानक सामने आ गया, एक तेज नज़र से स्कैन करता है। वह बड़े शख्स को बताता है कि उसका काम उन्हें सुरक्षा में रखना है, जबकि बाकी दो बस यहाँ अपनी इज्जत जीतने आए हुए हैं। हंसते हुए एक साथी वेयॉन के कंधे पर जोर से थपथपाता है और उससे कहता है कि अब बस कर। फिर वह जल्दी से परिचय कराता है कि यह वेयरॉन है, पूरे ऑर्डर में जाने माने माहिर आदमी। वह बताता है कि यह आदमी उनकी गश्त का जिम्मा ले रहा है और वे सुरक्षित हाथों में है। उनकी बात को मानने के बजाय प्रोफेसर अपनी तेज नज़र से उसे जांचता है। उसे उससे कोई खास वाइब नहीं मिलता। शायद ये सिर्फ उसके ओवर थिंकिंग दिमाग की फिराक हो सकती है। आगे बढ़ते हुए वीरन बताता है कि जादूगरों की पूरी सिक्योरिटी है, हर केबिन पर एक एस्कॉर्ट तय है। बिना और देरी किए वह खुद को उनके केबिन में रखने पर जोर देता है। बात पक्की, अब प्रस्थान का समय है। वह उन्हें एक छोटा सा गुड ट्रिप की शुभकामना देती है। फिर वह वहां से दौड़ती हुई निकलती है, पर तेज सी एक झलक के लिए मुड़कर उसे एक मुस्कान दिखाती है। यह जबरदस्त हंसी शायद जल्द ही उसके चेहरे पर टूट ही जाए। इस बीच प्रोफेसर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी हालत क्या है। उसकी सहचरी सोचती है कि क्या जूली के दिमाग में सब ठीक है, लेकिन प्रोफेसर जल्दी समझ जाता है कि यह लड़की अपना वादा निभा गई है। कई घंटे बाद वह ट्रेन के अंदर आराम से बैठ जाता है। प्रोफेसर वेरॉन से कहता है कि थोड़ा नैप ले लें, उनके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय है। यह सुनकर वो एक छोटा सा झपकी लेने का फैसला करता है। इस बीच प्रोफेसर का दिमाग ब्रीड यानी मैजेस्ट ग्रेव से मिली इस समन के बारे में सोचता रहता है। उसकी नज़र में ब्री की श्रेष्ठता के पीछे एक बड़ा कारण है। मैजिक वर्ल्ड का स्तंभ होते हुए भी इसका एक दूसरा विरोधी चेहरा भी है। वह सोचता है कि क्या इसका किसी तरह उन अनपेक्षित घटनाओं से रिश्ता है जो हर बार समन सभा आती है तब सामने आ जाती है। ट्रेन अटैक की संभाव्यता को जानते हुए वह अंदाजा लगाता है कि डीकोलेन किसी दिमागी चाल की भेंट चढ़ सकता है और वह बेवकूफ़ाना रास्ता अपनाने वाला नहीं है। फिलहाल उसका मकसद ये पता लगाना है कि कौन सी ट्रेन उनकी सुरक्षा गारंटी करती है, जबकि लाल रंग रेड बम फटने की तकदीर के साथ टिका हुआ है। जल्दी में ये नौजवान जानता है कि कौन सा ट्रेन सबसे सुरक्षित है। बस थोड़ी इंटेल खरीद लो और चांस पता चल जाएगा। हालांकि उसने कहा कि असली डेकुलिन होता तो काम और आसान हो जाता, लेकिन बाहर उन अंधेरे जानवरों की कल्पना करते ही प्रोफेसर ने डिक्यूलाइन पकड़ाते ही सारे शेडी कनेक्शन काट दिए। उसका नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि उसने अपनी सुरक्षा और सख्त कर ली। इसी वजह से उसने लीजेंडरी मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक सीखने का फैसला किया, एक ऐसी स्ट्रेन जो कंप्रीहेंशन पर टिकी है। एलन की हाइप देखते हुए उसे बेहोश पाकर अजीब लगा। कुछ दिन पहले एलन खुशी से रो पड़ा था कि उसे उसके साथ ब्रे जाने का मौका मिला, लेकिन प्रोफेसर का दिल बदलने वाला था जब उसने देखा कि एलन की नाक से स्नो टपक रहा है। पता चला प्रोफेसर बड़ा जर्माफोब है। फिर भी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एलन इतनी एम्बिशियस माइंडसेट लेकर इस ट्रिप पर आएगा। ब्रेक पहुंचते ही वो चौंक गया। रास्ता इतना स्मूथ देखकर उसे भरोसा ही नहीं हुआ। सख्त प्रेप के बाद भी जॉर्ज का सूट, जैकेट और शूज उसकी डिफेंसिव ताकत बढ़ा देते हैं और मीडास टच की पूरी पावर अनलॉक हो जाती है। कुछ समय पहले मीडास टच की मैनिपुलेटिव ताकतों की वजह से उसने कपड़ों को अपनी जरूरत के मुताबिक टेलर करवा लिया था। उसकी वुड स्टील शूरिकेन को भी मीडास टच से बड़ा अपग्रेड मिला। उसने ट्रेन में बिखरे कई वुड स्टील के टुकड़ों को पावर किया और भी इन्होंने एलन के कपड़ों में भी ट्वीक कर दिया, सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए। जाहिर तौर पर प्रोफेसर ने प्रोटेक्टिव रोब्स इस्तेमाल किए और माइडस टच से उनकी इंटीग्रिटी बढ़ा दी थी। फिर भी कुछ उसे तंग करता रहा। बात यह थी कि प्रोफेसर का माइडस टच का ज्यादा इस्तेमाल उसके मैना टैंक को आम से भी खाली कर चुका था। तैयारी जरूरी थी, पर वह चाहता था कि कुछ भी ना हो। वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि दिल से वो चाहता था कि सब कुछ सुपर चिल रहे और कुछ ना हो, पर नसीब भी उसके साथ नहीं चलता। तभी ट्रेन के आगे वाला हिस्सा अचानक आग की लपटों में फट पड़ा। स्नो कवर्ड चोटियां कुछ ही दिन पहले डिकालैंड के रवाना होने से पहले गुजर रही थी। ये लड़का ब्लॉन्डी से कहता है कि एक बार अपनी किताब रख दे। थोड़ी स्मॉल टॉक में वह पूछता है क्या ब्लॉन्डी को मैजिक टावर में बुकलोड काम दिए जाते हैं। वो पहले हिस्से पर हाँ हिलाती है, लेकिन कबूल करती है कि कभी कभी कुछ क्लास मिस हो जाती है। ये क्रैंकी लड़की पूरी तरह खुश नहीं है, पर चिल वाले लड़के ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसका पिता भी कुछ तारीफें फेंक कर ब्लॉन्डी की स्पिरिट्स उठाता है। भले ही वो आज मेज बनने पर फोकस्ड हो, वो फिर भी अपना बेस्ट देती है। इस सोच पर ब्लॉन्डी खारी खार झेंपती है। अगर वो बेसिक चीजें भी मैनेज नहीं कर पाई तो आर्च मेज का फ्यूचर नहीं है, ऐसा वो मानती है। कट्टर बातचीत के बाद उसे अफेयर की चिंता नहीं सताती, फिर भी वो डेकुलिन की थ्योरी सुनना चाहती है। अब ब्लॉन्डी तुरंत पूछ बैठती है कि उसके पिता ने ये ट्रिप थोड़ा जल्दी क्यों प्लान किया। ब्रेक की असेंबली तो कुछ दिन बाद है, इतनी जल्दी क्यों। आ भरते हुए उसके पिता बताते हैं कि ब्री की यात्रा की अहमियत किसी भी तरह मेज के ग्रेवयार्ड से कम नहीं। अचानक ब्लॉन्डी की क्यूरियोसिटी और जग जाती है। उस विचार पर उसके पिता कहते हैं कि यह सचमुच की लीजिटल कहानी है। उसने हमेशा इसे बेड टाइम स्टोरी समझा था, पर यह जैसे बिजली की तरह गिरा। सख्त सच्चाई बताकर वह कहता है कि हर ब्रे की समनिंग किसी न किसी तरह से मैरिजर्स की जान ले लेती है। कुछ लोग वापस नहीं लौटते, 15 साल पहले जैसे। कुल मिलाकर 11 की मौत दर्ज है। पीछे झांकते हुए वो ब्लॉन्डी को बताता है कि बीआरई का इनवाइट मिलना उनके परिवार की प्रतिष्ठा का सबूत है। 20 परिवारों में चुने जाना आसान नहीं और बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं। और हाँ,
इस इवेंट में शामिल होना उनके नाम को इतिहास की किताबों में दर्ज कर देता है। लेकिन जो गैर हाजिर रहते हैं उन्हें कड़ी सजा झेलनी पड़ती है। कोई भी एब्सेंट परिवार जल्दी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह बिना किसी ड्रामे के नया परिवार ले लेता है। इसी वक्त उसके पिता ब्लॉन्डी की समझदारी परखते हैं, पूछते हैं क्या वो कोई आसान तरीका चुन सकती है प्रेस्टिजियस कचरा साफ करने का। ब्लॉन्डी यह सुनकर दंग रह जाती है। असल में कुख्यात ब्रे टूर सिर्फ एक असेंबली नहीं है, बल्कि एक क्रूर खेल है जो पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाता है। एम्बिशियस सॉर्सरर्स इस खेल में पीछे के लोगों को गिराकर अपनी राह बनाते हैं। इतना कहकर उसके पिता वही कारण समझाकर मामला बंद करते हैं कि जल्दी यात्रा क्यों चुन ली गई। तो जाहिर है उसके पिता के स्रोतों ने बता दिया कि कुछ शेडी लोग लेट चलने वाली ट्रेनों पर एम्बुश का प्लान बना रहे हैं। सावधानी के तौर पर उसने ब्लॉन्डी को साथ ले जाना ठीक समझा। ये बूढ़ा आदमी सोचता है कि सिल्विया को यह सब पहले से बता देना चाहिए ताकि वह दुनिया की क्रूएलिटीज का सामना साफ दिमाग से कर सके। इन 12 पारंपरिक परिवारों में से उसे लगता है कि इन जादूगरों सबको इस बकवास पर सजा मिलनी चाहिए। 1 मिनट भी गंवाए बिना वो मान लेता है कि ब्रीड जा रहे रास्ते में सीधे मर जाना फक्त एक मैजिक नेचुरल डेथ जैसा ही है। कुछ ही दिनों बाद एलन और प्रोफेसर ट्रेन में आराम से सो रहे होते हैं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं। इसी बीच अचानक एक भयंकर धमाका वॉन और प्रोफेसर को हकीकत में झटका देता है, जबकि एलन चमकदार रोशनी देखकर पागल हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि पैनिक चरम पर पहुंच जाता है और एलन अपनी बात तक बोलने में अटक जाता है। बिना कोई हिचकिचाहट छोटा लड़का शॉक में उछलकर 1 मील ऊपर तक पहुंच जाता है जब वह ट्रेन को हवा में तैरते देखता है। और पता चला कि प्रोफेसर ने तुरंत टेलीकिनेसिस इस्तेमाल कर ट्रेन को पकड़ा और उसी ट्रैक पर वापस रख दिया। एस्टन की मार्शल आर्ट इंप्रेसिव थी, पर डिपार्चर से पहले टेलीकिनेसिस सीखना बड़ा काम आया। इसी बीच छत पर छिपे कुछ क्रूम्स एक बड़े हाइस्ट की साजिश रच रहे हैं। सिर्फ प्रोफेसरों से भरी ट्रेन को नीचे उतारने की योजना। उनकी बड़ी पे आउट ही उन्हें मोटिवेट रखती है और वे स्ट्राइक करने को रेडी हैं, सीधे सर पर कूदते हुए। प्रोफेसर इन मूर्खों पर हंसता है जो सोचते हैं वे उसे ले सकते हैं। इन्हें गलत कार्ड चुनने की सजा मिल ही गई। फौरन प्रोफेसर ने लकड़ी और स्टील के टुकड़े बाहर निकाल लिए। वो गुंडों पर वार करता है और उन्हें मौत छकाता है। एलन का जबड़ा शौक में जमीन पर गिरने जैसा हो जाता है तो प्रोफेसर बच्चे को बेहोश कर देता है। आराम करने का टाइम आ गया है। बिना देरी किए वो वॉन को आदेश देता है कि एलन और बाकी यात्रियों को सेफ्टी के लिए इवैक्यूएट करा दे, क्योंकि उसे इन गुंडों के साथ सुलह करनी है। और फिर वह गंदे कचरे को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वो सोचता है कि आयरन मैन के 5 सेंस आसानी से फर्क बता देंगे, पर यहाँ ओवरथिंक करने का टाइम नहीं। प्रोफेसर खुद सीन संभालने के लिए अंदर चढ़ जाता है और बाद में ये गड़बड़ सॉल्व करेगा। वो बचे हुए गुंडों की तरफ मुड़ता है और उन्हें बताता है कि आज उन्होंने अपनी ही मौत पर साइन कर दी है। जबकि वेरॉन एलन की रक्षा में खड़ा रहता है, प्रोफेसर उनकी जल्दी से कार्रवाई चालू करता है, एक साथ विस्फोटक नुकसान घटाते हुए, ट्रेन को ट्रैक पर वापस लाते हुए और गुंडों को मौत के घाट उतार देते हुए। इन सबका असर उसके माना रिजर्व पर भारी पड़ा। अब सिर्फ 1,03,657 बचा हुआ था और सब कुछ यहीं सेटल हो गया। वहीं वेरॉन हर पैसेंजर की सुरक्षित इवैक्यूएसी की रिपोर्ट दे रहा था। आकस्मिक रूप से प्रोफेसर को वेरॉन के बारे में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो इस फीलिंग को छूटता नहीं कि इस बंदे की नज़र कुछ सीधे सीधे अनसेटलिंग है, पर वो उसे गार्ड ऊपर रखने के लिए दोष नहीं दे सकता। लगता है मामला कुछ और है। ठीक तभी वॉन के शरीर में एक खून खराबा करने वाली मर्डरस इंटेंट फूट पड़ती है। ये प्रोफेसर के लिए एक झटका था। उस चालाक नक्शे ने अपना असली रंग दिखाया और उसे भरोसा टूटता दिखाई दिया कि उसने अपना गार्ड नीचा कर लिया था। इस पर वेरॉन प्रोफेसर की सर्वाइवल टैक्टिक्स की तारीफ करता है, लेकिन अब वह उसे अपने ही हाथों से मारने को तैयार है। अब सीन असल में काफी क्रीपी हो गया है। सबको सुरक्षित निकालने के बाद वेरॉन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अब उसे अपनी इनाम लेने का वक्त था। यानी प्रोफेसर डेक्यूलेन को अलविदा कहने का समय आ चुका है। गेम ओवर हो चुका है। माना बैटरी पहले से ही खतरनाक सीमा पर होने की वजह से पकड़े जाने का यह सबसे बुरा मोड़ था और प्रोफेसर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना गार्ड उसके खिलाफ तलवार उठाएगा। फिर भी जिज्ञासा ने पकड़ लिया और वह वेरॉन से पूछता है कि क्या वह अकेला काम कर रहा है या कोई इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। जब पूछा जाता है कि क्या जूलिया इस ऑपरेशन की मास्टरमाइंड है, वेरनन का गुस्सा छत तक पहुंच जाता है। बार बार उबलते हुए उसकी हत्यारी नियत स्पाइक कर जाती है और वह प्रोफेसर को ऐसे घूरता है जैसे सांसें गिनने लगी हों। वेरनन प्रोफेसर से हुक्म देता है कि अपने मालिक का नाम अपनी गंदी जुबान से निकलना बंद कर दे। गुस्से से लथपथ वह चेतावनी देता है कि जरा सी भी केयरलेसनेस उसके लिए पहले से सोची गई सजा से भी बदतर साबित हो सकती है। फिर भी वेरनन जूलिया को एक सच्चा नाइट समझता है जो इतने अंजाम नहीं देगा। उसकी आंखों में खून जैसा लालच है और वह जल्दी से घोषित कर देता है कि मास्टर जूलिया के लिए वह खुद प्रोफेसर को मार डालेगा। एक ऐसे देखने से कि मर्डर लिख रहा हो, प्रोफेसर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे में क्या गड़बड़ है। ऊपर से उसका सबसे भरोसेमंद फ्रीहाइम वाला आदमी एक पागल रोग निकला जो आज के प्लान में बिल्कुल नहीं था। फ्रेम का एक सम्मानित मेंबर जिसने ये रास्ता अख्तियार कर लिया, सभी के लिए सदमा था। प्रोफेसर सोचता है कि क्या उसके पास इस पावर अप बीस्ट के खिलाफ कोई मौका बचा है जब इसको खोने को कुछ भी नहीं है। दूसरा सोचे बिना वह और वक्त बर्बाद नहीं करता। कहता है कि अब वह उसका गार्ड नहीं रहा। एक तीखी नजर छोड़कर वह पूरी रफ्तार से आगे संभला। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई एक जानलेवा इरादे से बोली। यह प्रोफेसर के लिए एकदम चौंकाने वाला था, जिस वजह से उसे इस ट्रेन पर टेलीकिनेसिस रद्द करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा।
बस ऐसे ही ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। कहीं और सिल्विया की नौकरानी दरवाजा खटखटाकर देखती है कि क्या लेडी ब्रेक का स्पेशल स्नो का आयरन ट्राई करने को रेडी है। बिना जरा भी देर किए ये लड़की एला के परिवार के सिरियो से कहती है कि सब कुछ खा लो। प्रोफेसर डेक्यूलेन और रिवाइंड के अलावा सिरियो का कहना है कि बाकी सब आ चुके हैं। सिरियो धीरे से पूछता है कि क्या सिल्विया किसी इंपॉर्टेंट शख्स के लिए होल्ड पर है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता और सिरियो उसे वैसे ही छोड़ देता है। उसके बाद सिल्विया यादों की गलियों में एक सफर पर निकलती है। एक कसक सी महसूस करते हुए वह अलग से पूरे घटनाक्रम को देखती है। जिस दिन वह अपनी स्वर्गीय मां से मिलने गई थी, सेलिया वॉन एलाइड के लिए वो बस एक आम सा दिन था। वह दिल खोलकर अपनी स्कूल वाली बातें बताती रही और चिल्लाती रही कि कैसे एक टीचर ड्यूलिन उसे चढ़ाता रहता है। उसकी कभी खत्म न होने वाली असाइनमेंट्स सिरदर्द बन चुकी थी और शायद वह खुद को जिंदगी का एकमात्र प्रोफेसर समझता है। लेकिन तभी एक मध्यम सा आवाज उसकी बात काट देता है। जिज्ञासावश वह कब्र पत्थरों के बीच झांकती है और डेक्लेन की शाही सूरत नजर आती है। डेक्लेन ने कभी शोकिये वाइब्स नहीं दिए, पर सिल्विया हैरान रह जाती है कि वह कब्र पर जाकर वक्त निकाल रहा है। सच कहूं तो वह उसे देखकर चौंक जाती है। ठीक उसी वक्त सिल्विया की ठोड़ी नीचे गिरती है जब वो देखती है कि ड्यूलिन की गालों पर एक आंसू लुढ़क रहा है। एक आंसू का गिरना देखकर वह बोलती ही नहीं बनती, जिससे उसके लगभग परफेक्ट बर्फीले बर्ताव की तस्वीर टूट जाती है। ठंडे प्रोफेसर डेक्लेन का रोना देखकर सिल्विया की उसकी पूरी धारणा बदल जाती है। उस पल वह ऊंचा ऊंचा घमंडी प्रोफेसर नहीं दिखता, बल्कि कोई ऐसा शख्स दिखता है जिसने किसी प्यारे को खो दिया हो। उसके आंसू उसके दिमाग में ऐसे चमकते हैं जैसे शूटिंग स्टार्स जो किराए के बिना बस वहां रहते हो। तभी उसके पिता की इंटेल उसकी यादों में वापस धड़कने लगती है। वह एक शदी ग्रुप के बारे में याद करती है जो देर से आने वाली ट्रेनों पर हमला प्लान कर रहा था। डिकुलेन के पहुंचने में देरी से घबराते हुए वह उसके लेक्चर नोट्स को याद करती है जो उसे कुछ ट्राई करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वह एक मैजिक स्टोन निकालती है। उस माध्यम को पकड़े हुए वह इससे कुछ बनाने की प्लानिंग करती है। कास्टर को स्रोत मानकर बनी मैजिक की 3 एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए उसके पास पहले से ही मैजिक के 3 प्राइमरी रंग मौजूद हैं। अपनी मना को चैनल करते हुए वह मैजिक स्टोन को एक पक्षी का आकार देती है, स्विफ्ट। एक साइलेंट कमांड के साथ वह अपनी मंशा भेजती है, उम्मीद करते हुए कि यह सिल्विया की आंखों का काम करेगा। स्विफ्ट जल्दी से उड़ान भरता है, सब कुछ दिखाने को रेडी। वहीं बीच में प्रोफेसर ड्यूलैन कुछ टूटे हड्डियों के साथ मुश्किल से धराशायी होते हुए टिके हुए हैं। बाकी सबके अलावा किस्मत से ट्रेन जमीन पर खिसकी नहीं। आयरन मैन की वजह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो वहां छिप गया था, नजर से बाहर। उसने सोचा था थोड़ा समय खरीद लेगा, पर वीरोन की प्लानिंग अलग निकली। वो खतरनाक सन की प्रोफेसर के खून की प्यास उसे छेड़ना बंद ही नहीं कर रहा था। डेकुलेन यकीन ही नहीं कर पाता कि ये बंदा अभी भी एक टुकड़ा है। लकड़ी की छड़ फेंकते हुए वो उसका मांस को चलने की कोशिश करता है, लेकिन वेयॉन प्रो की तरह बच जाता है। उसकी प्रोटेक्टिव क्यूआई प्रोफेसर के लिए कुल सरप्राइज बन जाती है और वेरोन इस मरते हुए शख्स की जिद पर हैरान रह जाता है। इतना कराहता हुआ तरीका जिंदगी से चिपके रहने का। दोनों एक जोरदार लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इसी बीच प्रोफेसर को मानना पड़ता है कि वीरोन शुरू से ही बढ़त बनाए हुए था। बेहतरीन कंडीशन में भी उसे पता है हराना आसान नहीं होगा। अभी उसकी माना बैटरी लगभग खत्म है और थकावट सर पर भारी है, जिससे ऑन्ट्स पूरी तरह प्रोफेसर के खिलाफ घूम रहे हैं। फिर भी वो ऐसे नहीं जो बिना लड़े गिर जाए। यही सोचकर उसके दिमाग में रिजॉल्व का ख्याल उभरता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। ये स्किल अकेले ही पूरे युद्ध तक चलने वाली मानसिक शक्ति की पूरी लहर छोड़ देता है। हाँ, अगर किसी का रिजॉल्व डगमगा गया तो शारीरिक रूप से वो खड़ा रहेगा और झुकेगा नहीं। मन अलग हो तो भी मैजिक काम करती रहती है, इसलिए डेकुलिन ऐसे हालात में कभी झुकेगा नहीं। इसके अलावा वेरोन अब एक उग्र राक्षस बनकर खून के लिए निकला है और डिकुलाइन पर पूरा बीस्ट मोड खोल देता है। तलवार लेकर उस पर टूटते हुए डेकुलिन जानता है कि वेरोन का एक वार ही काफी है। वो लगभग मर चुका है। अब उसे सोच में डाल देता है कि क्या वो फिर कभी अपने ऑफिस में वापस जागेगा भी या नहीं। अचानक एक खून की छींट पूरे कमरे को लाल कर देती है और स्विफ्ट सिल्विया की आंखों की तरह क्रैश सीन की ओर दौड़ता है। वेरोन के जंगली इंस्टिंक्ट्स ओवरड्राइव में चले जाते हैं और बदला लेने का पागलपन उसके दिमाग में दौड़ जाता है। वो कूदता है, अब बस ये खत्म करने की ठान ले। लेकिन तभी कुछ अनहोनी उसे रुकवा देता है। एक अचानक इंटरप्शन वीरोन का ध्यान खींच लेती है। वो आसपास की जगह को अजीब तरह से डोली हुई देखता है, जिससे उसकी पैरों की पकड़ ढीली होती है और गार्ड नीचे हो जाता है। उसी पल डेकुलेन की छोटी चाल परफेक्टली काम कर जाती है और वो लड़के को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। एक झटके में वीरोन का हाथ अचानक कटकर फूट जाता है और खून की फव्वारा उड़ती है। वो एक रक्त चिल्लाहट छोड़ता है। उसकी चीखें अराजकता के बीच घूमकर फटती हैं। लेकिन डेकुलेन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। एक बात जानता है, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। बचे खुचे आखिरी माना के साथ वो एक लकड़ी की छड़ फेंक देता है, जिससे वेरोन की बेहतरी से संतुलन और भी बिगड़ जाता है। ट्रेन के किनारे गिरे हुए उसकी जिंदगी दरवाजे पर एक खंजर से टंगी हुई है, अपने बचे हुए हाथ से जिंदगी से चिपके हुए। ठीक उसी वक्त डेकुलेन विजेता की तरह मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। वेरोन सांसें थामे उसके इरादे देखने की मांग करता है। वो जानना चाहता है आखिर डेकुलेन ने आखिरी पल में कौन सा ट्रिक खेलकर टेबल पलटी, पर डेकुलेन के पास भी नहीं पता क्या हुआ था। फिर भी अब जब लड़ाई इस मोड़ पर आई है, डेकुलेन को जवाब मिलने का मौका दिखता है और वो वेरोन की वजह सुनता है कि उसने उसे क्यों मारना चाहा। डेकुलेन जवाब ढूंढ रहा है और उसे अच्छे से पता है कि वेरोन के साथ कभी कोई बैर नहीं था, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि वो इतनी दूर क्यों गया। वेरोन साफ साफ कह देता है कि डेकुलेन ने उसकी लीगे का अपमान किया और उसने अनशोक पाप की। ये बात उसके दिमाग में ये सोच जगा देती है
कि क्या ये सब जूलिया के लिए है। भौं हिलाकर वो पूछता है, क्यों? हालांकि जूलिया ने कभी ऐसा मांगा ही नहीं था। आगे बढ़कर डेसिलेन हिम्मत करके पूछता है, जूलिया उसके लिए कौन है? ताकत घटती जा रही है, वेरोन के पास इसका कोई जवाब नहीं। ये सवाल वेरोन को चुभता है। वो मानता है कि डेकलैन जैसे शख्स इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। ये सब वेरोन को यादों के सफर पर भेज देता है। जूलिया को एक बार फ्रिया परिवार से खूब तारीफ मिली थी इस छोटे पिक को पकड़ने के लिए। मामला ये निकला कि छोटे वेरोन का किसी नवाब के बदमाश बेटे जैसन से झमेला हो गया था और उसे मुसीबत का जिम्मेदार दिखाकर फंसाया जा रहा था। पर उस नन्हे की माँ रोज यही प्रचार बंद ही नहीं करती थी कि उसका बेटा कितना सुकून वाला और बड़ा अच्छा है। छोटा वेरोन कहीं हिलने वाला नहीं था। उसने उस छोटी खंवार को गालियां दी और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। ये बात उस कुलीन औरत को छूना बनाती है और अब वो मारपीट और घुसपैठ के आरोप लगाने को बेताब है। वो वेयोन को फिर से उसी नाले में फेंकने की सोचती है जहां से वो निकला होगा। जूलिया चौंक कर ये मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा बदमाश, इस पृष्ठभूमि वाला लड़का कुलीन इलाके में घुसने की हिम्मत कर गया। वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि इतना दुबला पतला लंबा घट्टा लड़का दीवारें चढ़ सकता है। एक सेकंड भी गंवाए बिना उसने खुद ही पुलिस को वेरोन की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ले ली, जिससे कुलीन औरत शांत हो गई। रास्ते में वेरोन नहीं चुप हुआ। वो बार बार कहता रहा कि ये कितना नाइंसाफी है, मैं बस अपनी रक्षा कर रहा था। क्या ये सचमुच इतना बड़ा अपराध है कि मुझे फंसाया जाए? थोड़ी सी खामोशी के बाद जूलिया माहौल तोड़ती है और मान लेती है कि फ्रिया परिवार की बदतमीजी की ख्याति वाकई मशहूर है। वो बताती है कि वीरन के कुछ शब्दों में सच्चाई हो सकती है। वेरोन फिर से फूटने वाला था कि जूलिया ने उसे तुरंत चुप करा दिया। उस बेवकूफ को साफ कहा गया कि लोगों पर हाथ उठाने का कोई फ्री पास नहीं मिलता। थाने हुए नजर से जूलिया ने वेरोन को अपना साथ देने का बड़ा ऑफर रखा। उसका इरादा था कि उसे खुद को कंट्रोल करना सिखाएगी। लेकिन ये पागल बस इतना पूछता है कि क्या इस ऑफर में खाना पानी भी शामिल है। और बस ऐसे ही उसने अपनी लीगे जूलिया से मुलाकात की, जिसने उसे अपने पक्ष में लिया। कुछ ही देर में वो नाइट ऑर्डर में शामिल हो गया, पर उसकी घटिया पर्सनैलिटी दोस्त बनाने में कभी मददगार नहीं रही। उसकी बदतमीजी की वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखते रहे और बचा सिर्फ जूलिया, वही एक शख्स जिसे सच में उसकी परवाह थी। जब तक वो उसके साथ था सब कुछ ठीक ठाक लगता था। जूलिया ने ठहराव दिखाया, हमेशा दूसरों की मदद करती, अन्याय के सामने कभी पीठ नहीं घुमाती। समय के साथ वेरोन का उन पर सम्मान बढ़ा। जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप से कहीं ज्यादा हो गया, वह जल्दी ही उसके लिए गिरा, पर जानता था कि कुछ भी करके उसे पाने का हक नहीं है। वो भावनाएं उसके लिए सिर्फ बोझ बनकर रह गई, चाहे कितनी भी गहरी हो वे उसे रोकती रहेंगी। यद्यपि वेरन कहता है कि उसकी भावना जूलिया के लिए सिर्फ बोझ है और इसलिए वह डेकुलेन को मारने पर अड़ा है। वह काफी पक्का है कि डेकुलेन ही उसकी लीगे की बर्बादी का कारण बनेगा। उसके लिए यह आदमी जूलिया के नाश का एकमात्र कारण बन जाएगा। और सब साफ है, इस उलझी दुनिया में हर तबाही डेकुलेन की हरकतों का असर है और वेरोन की भविष्यवाणी गलत नहीं है। लेकिन डेकुलेन बेखौफ होकर वेरन से कहता है कि वह गलत है और वह डेकुलेन की किस्मत बदलेगा। वो सुनिश्चित करेगा कि यह आदमी विनाश के रास्ते पर न चले। उसने कसम खाई कि वह जूलिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वेरोन को एक हाथ बढ़ाया। फिर भी वेरोन के मकसद डेकुलेन की नई समझ से प्रभावित नहीं हुए। आंखों में माना की आग जलती हुई। वो अपना मन नहीं बदलता और अभी भी उस प्रोफेसर को मारने की ठानता है। एक गहरी आह लेते हुए डेकुलेन जानता है कि उसकी जिद जूलिया पर सदियों का बोझ छोड़ देगी। अब बस एक ही रास्ता बचता है, वह वेरोन को ट्रेन से धक्के से फेंक देता है। इस बीच जूलिया के अधीनस्थ उसे गहरी सोच में पकड़ लेते हैं, शायद वेयोन की चिंता में। वो इसे टाल देती है, ये जानते हुए कि वेरोन खुद का ख्याल रखने लायक काबिल है। अनंत आसमान में गिरते हुए वेरोन अपने आंसू खुलकर गिरने देता है। वो बस यही दुआ कर सकता है कि उसकी लीगे को एक खुशहाल जिंदगी मिले। स्विफ्ट एक आजाद चिड़िया की तरह उड़ डिशता है और साइल्विया को पूरा क्रैश सीन दिखाई देता है। पूरा नजारा देखकर उसे आखिरकार हालात का अंदाजा हो जाता है। वो समझती है कि डीकुलेन ने अपने ही गार्ड को मार दिया और वह गार्ड चट्टान से नीचे गिरकर लापता हो गया। पूरी तवज्जो के साथ वह समझ पाती है कि ये हालात कैसे इतने भयानक अंजाम तक पहुंचे। वह जानती है कि उस रात वेरोन का मकसद पहले प्रोफेसर डीकुलेन को मारना था, लेकिन वो नाकाम रहा और आत्मरक्षा में प्रोफेसर डीकुलेन के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। उसने उस नाइट को ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। जल्दी ही सीरी साइल्विया की ध्यान वापस धरती पर लाती है। हल्ला है कि असेंबली शुरू होने वाली है। चिंतित चेहरे के साथ वह उसे रहने देती है, पर दिमाग डीकुलेन के बारे में चुप नहीं बैठता। वह उम्मीद थामे रहती है कि डीकुलेन समय पर आ जाएगा और आगे की मुसीबत टल जाएगी। आगे बढ़ते हुए मिनियंस अपने वाइस चीफ लिलिया फ्रेमियन को देखकर उत्साहित हैं, जो सिक्योरिटी ब्यूरो की है। लिलिया जो पेट्रोल पर है, विस्फोट और हमले की जगह की पुष्टि करती हैं। गार्ड साफ कहते हैं कि यही सही जगह है और चूंकि असेंबली होने वाली है तो ये सब सामान्य बात लगती है। नॉर्म के मुताबिक लिलिया पूछती हैं कि कोई जख्मी तो नहीं। एक सादा हाँ सुनकर वे बताते हैं कि 2 लोग अभी भी लापता हैं, घायल नहीं मिल रहे। हैरान होकर वह उनकी बात सुनती है और नाम लेते हैं, नाइट वेरोन और प्रोफेसर डुलियन। ये सुनकर वे चौंक जाती हैं। इसके अलावा वे लिलिया को अपने सुपरवाइजर के पास और डिटेल्स के लिए ले जाते हैं। तभी लिलिया की नज़र एक छोटे बच्चे के शरीर पर पड़ती है, जो शायद बेहोश है। वह पुष्टि करती है कि यह बच्चा क्रैश के झटके से अभी भी बेहोश है। चीफ लिलिया अपनी जांच जारी रखती हैं और सबकी रिपोर्ट लिखवाती हैं। वो सब लिलिया को बताते हैं कि रात में किसी ने उन्हें बचाकर क्रैश साइट से सुरक्षित निकाल लिया था। वे ट्रेन के मध्यम हवा में होने की बात याद करते हैं, लेकिन जब तक किसी ने होश पाया तब तक ट्रेन चट्टान से नीचे गिर चुकी थी। एक पीड़ित ने कहा कि असासिन का दूसरा अटैक सारी चीजें बिगाड़ सकता था।
मिडेयर वाली थ्योरी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन अच्छा हुआ कि इस शख्स ने सदमे में फोटो खींच ली थी, जिससे अब सबूत मिल गया है। लिलिया सोचती हैं कि क्या उसने जादू से ट्रेन ही उठा ली थी। अचानक ही एक रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंजती है जो कहती है कि नाइट वेरॉन मर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यह भी बताती है कि वेरॉन ने यह सारा हल्ला खड़ा किया और डीकुलेन को खत्म करने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रहा। संक्षेप में, हेड प्रोफेसर डीकुलेन बच गए। चीफ लिलिया इस साइकोटेलीपैथिक मैसेज से हैरान रह जाती है। ये रिपोर्ट उनके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आ सकती थी, पर इससे उन्हें गहरा झटका भी लगता है। आसपास देखती हैं तो किसी भी शकी शख्स का अता पता नहीं मिलता। ये खेल उनसे और सवाल खड़े कर देता है। अब अचानक किसी ने लिलिया को बताया कि कोई क्रैश साइट से चलकर आ रहा है। वो एक कूल शाही पोस्टर वाला इंसान देखती हैं और तुरंत पहचान लेती हैं, ये प्रोफेसर डीकुलेन खुद है। पूरी तरह थके और जख्मी वे भीड़ और लिलिया को अभी तक नोटिस नहीं कर पाए हैं। उन्हें एहसास है कि अजीब घटना उसी वक्त नहीं हुई होती तो वो तो मर चुके होते। ऐसे ही उन्हें किसी अनजान नाइट के हाथों मार दिया जाता और वे मौका भी गंवा देते कि पता लगाते कौन या क्या उन्हें उस वक्त बचा गया था। वरॉन की तरह वे भी चट्टान की तह में गुम हो जाते, भुला दिए जाते। हकीकत का एहसास कि उनके पास वरॉन के खिलाफ कोई चांस ही नहीं था जोर से टकराता है। वे अपने ही गार्ड के सामने बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, पर असली सवाल मन में गूंजता है, उस वक्त दुनिया में किसने उन्हें बचाया था। बिना देर किए लिलिया हेड प्रोफेसर डीकुलेन का ध्यान खींचती हैं और उनकी सेफ्टी की पुष्टि करती हैं। जल्दी से परिचय देते हुए वह बताती हैं कि वह सिक्योरिटी ब्यूरो की लिलिया फ्रेमियन है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट भरनी होगी। अपनी बकबक को अनसुना करते हुए डीकुलेन पूछते हैं कि समय क्या हुआ है, और वह बताती हैं 3:30। वो गहरे विचार में डूबे होते हुए लगभग 6 घंटे की छुट्टी पा लेते हैं कि समय रहते वापस पहुंच सकें। अपना फर्ज निभाने उतरकर लिलिया अब तक क्या हुआ उसकी चर्चा शुरू करती है, पर यह प्रोफेसर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बजाय वह उनसे पूछते हैं कि क्या यह ब्रीड तक पहुंचने का यही एक तरीका है। यह सुनकर लिलिया भड़क जाती हैं, पर जवाब देती हैं कि ब्रीड तक सड़क और सी रूट दोनों है। फिर वह उनसे कुछ और सवाल पूछने लगती हैं, पर डीकुलेन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि कोई भी न तो वर्कर्स जानता था कि प्रोफेसर कहाँ गए। लिलिया समझती हैं कि डीकुलिन ने एक स्पीड स्पेल चलाकर उनकी पकड़ से छिपने का बाजीगराना किया, ट्रेन रोकना, टेलीकिनेसिस असैसिन से लड़ना और वरॉन को संभालना। फिर भी इस आदमी में काफ़ी ताकत है। वो यकीन नहीं कर पाती कि इस आदमी में अभी भी इतनी ताकत बची थी कि उसने एक्सेलरेट मैजिक फेंक दिया। ये हाई क्लास स्पेल है। ये बात उसे गुस्से में धकेल देती है और पक्का कर देती है कि लॉकहार्ट इस बंदे के बारे में सही था। इधर बर्थ असेंबली में हॉल लोगों से भरा हुआ है और घड़ी 9:30 बजा रही है। सिल्विया अभी भी डेकुलिन के लौटने का इंतजार कर रही है। हॉस्ट पूरा फॉर्मल और पलक झपकते ही बगल में खड़ा उपस्थित लोगों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने बुलावे का जवाब दिया। फिर अचानक एक भयानक माना का सर जाता है जो सिल्विया को कंप्लीटली झकझोर देता है और वो झट से पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डिजेक्डन है, ब्रीड का महान लीडर, वही लेवेंडे लेजेंड जिसने अपनी शर्तों पर बाहरी दुनिया को छोड़ दिया था। उसे देखकर सिल्विया समझ जाती है कि अगर उसे आर्च मैच टाइटल को चैलेंज करना है तो उसे उसी लेवल तक पहुंचना होगा। अब रोल कॉल शुरू होता है और इससे आईलिड परिवार के गिल्थियोन की उपस्थिति दर्ज होती है, ब्रांड परिवार की ईथेंसिल, फेयोराट के बरून और रिवाइंड के आईहेम। जब डेकुलिन परिवार के यूक्लेलाइन का नाम पुकारा जाता है तो टेबल के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई भी जवाब नहीं देता। हॉस्ट तय करता है कि नाम 3 बार पुकारे जाए। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उस परिवार को 12 जादूगरों में से बाहर कर दिया जाएगा। ये खबर फौरन अफवाहों की आग को हवा देती है। कैसे डेकुलिन परिवार के मुखिया का पतन उकलिन के आने से शुरू हुआ माना जा रहा है। उनका पहला समनिंग 200 साल पहले माना जाता है और अब उनके पतन के लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी कहा जा रहा है। सिल्विया ये सब सुनती रहती है, कैसे वे मौजूदा डेकुलिन मुखिया की बखिया उधेड़ रहे हैं। उनके पूर्वजों से तुलना में वो कितना फेल दिखता है। जब हॉस्ट डेकुलिन का नाम 3 बार पुकारता है तो हॉल में उस टैलेंटलेस प्रिक के लिए ठहाके गूंजते हैं। ठीक इसी समय हॉस्ट आगे बढ़ने ही वाला होता है। दरवाजे इतनी ताकत से फटते हुए खुले कि कमरे में जो सन्नाटा था टूट गया। वहां खड़े होकर डेकुलिन परिवार के यूक्लेलिन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी और यह सबका ध्यान खींच लेता है। जो मीटिंग सन्नाटे में शुरू हुई थी वो अब बिना किसी ड्रामे के तेजी से आगे बढ़ती है। एजेंडा का पहला पॉइंट है उस डीमन का जो डार्कनेस की माउंटेन में दिखाई दिया। इस पर बिना विरोध के चर्चा हुई। ईथन सिल जो दिव्यता की प्रिजाइडिंग हेड और हाउस ब्रांड की प्रमुख हैं, अपनी राय रखती हैं। राजधानी के पास डीमन दिखने की बात पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर स्कूल चर्च के साथ कोऑपरेट करे और संदिग्ध इलाकों में मेजेस भेजे जाए। सबने सहमति जताई और मीटिंग ने अपना पहला छोटा ब्रेक लिया। डेकुलिन ने थकान की गहरी सांस ली। वो जंगली तरह भागा था ताकि बर्ग तक जितनी जल्दी हो पहुंचे। देर करना उसके बस का नहीं था। अब उसके पास माना भी खत्म और स्टेमिना भी खाली है। फिर भी उसकी बाहरी छवि पर थकान का असर नहीं दिखता। वह वैसे ही चिकना और कंपोज्ड दिख रहा था। डेकुलाइन की नोबल खूबियां सचमुच चुभने वाली हैं। जैसे ही काउंसिल राउंड टेबल से खत्म होने लगी, किसी ने चिंतित आवाज में प्रोफेसर को बुलाया। वो आंसू भरी आंखों वाला एलन था जो अभी अभी पहुंचा था। उसने माफी मांगते हुए पूछा कि उसका बॉस ठीक तो है ना। बताया गया कि मीटिंग शुरू होने के वक्त वो पहुंचा था, इसलिए बाहर वेट करें। प्रोफेसर ने उसे भरोसा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रेन पर उस सस्पिशियस इंटरेक्शन के बाद डेकुलिन अब इस बच्चे को मासूम नहीं समझ सकता। उसे यकीन है कि एलन की आइडेंटिटी में कुछ गड़बड़ है।
वो अभी तक ठीक से बता नहीं पाता कि क्या है, पर यह उसे उसकी पिछली दुनिया की एक फेमस फिल्म की याद दिलाता है। तो उसने एलन को हिदायत दी कि अब से हमेशा उसके पास खड़ा रहे। अपने दोस्तों को पास रखो, लेकिन अपने दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब। वो एलन पर और भी नजदीकी निगाह रखना चाहता है। वो पक्का ठान चुका है कि चाहे जो हो, समय आने पर इस पिपस्क्वीक की असलियत पता लगाएगा। छोटे ब्रेक के बाद काउंसिल फिर से राउंड टेबल चर्चा के लिए इकट्ठा हुई। अब अगला एजेंडा डॉकेट पर एक गंभीर और विवादित मामले का है। उन्हें तय करना है कि उस ब्लड श्राउड सॉर्सरर के साथ क्या किया जाए जिसने माजों को मार दिया था। ये एक संवेदनशील मामला है, इसलिए इसे पिछले एजेंडे की तरह आसानी से निपटाया नहीं जाएगा। वेयोरेट परिवार के मुखिया बरून ने मेज पर हाथ ठोंकते हुए बड़ा ड्रामेटिक प्रदर्शन किया और भावुक भाषण दिया। वो ब्लड शरूड नस्ल को पका कीड़े मानता है, जो इंसानी समाज के बीच चुपके से पनप रहे हैं, अंडे दे रहे हैं और इंसानी जमीन को खोखला कर रहे हैं। ब्रेन हाउस की हेडी थेंसिल ने तुरंत ही ऐसे घटिया कमेंट्स का विरोध कर दिया। वैसे भी उनके पास ब्लड शरूड्स को बाकी नस्लों से अलग करने का कोई ठोस तरीका नहीं है। बारून ने कहा कि उनके पास जो क्लूज हैं, उनकी प्रवृत्ति और फिजिकल फीचर्स की जानकारी उससे कोई डिटेक्शन मेथड बना ली जा सकती है। वो मानता है कि इंपीरियल मैजिक टावर की ताकत से इन कॉकरोचेस को खत्म करना संभव है। डिकुलिन चुप रहा। उसे पहले से पता था कि मतभेद उठेंगे, पर माहौल अब बहुत जल्दी गर्म हो रहा था। उनके मुताबिक ब्लड श्रोड्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं और चुपके से ताकत जमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास पावर संरचना और कोई नेता जरूर होगा। बारून को डर है कि वे किसी खतरनाक साजिश की साजिश रच रहे हैं। इथनसिल ने बस बारून की भ्रमित अटकलों पर डर फैलाने को मानने से इनकार कर दिया। बेशरम बहुमत चुप था, पर अंदर से वे उसी बेतुके आदमी की बातों से सहम गए। किसी ब्लड श्राउड मुखिया के छिपकर योजना बनाने का ख्याल उन्हें बेचैन और घृणित महसूस कराता था। ऐसा ही मामला 60 साल पहले भी हुआ था, और उस वक्त परिषद की अनिर्णयता ने अनगिनत जादूगरों की जिंदगियां छीन ली थी। राउंड टेबल पर तनाव इतना गाढ़ा था कि जैसे छुरी से काटा जा सकता हो। एक अनंत सी खामोशी सी स्थिरता के बाद ग्विल्टियन वॉन लुडविग इलाडे ने बोलने का बीड़ा उठाया और गेंद डेकुलिन ऑफ उकिने की ओर फेंक दी। आखिरकार प्रोफेसर ऐसे एग्जोर्सिस्ट्स की लंबी कड़ी से आते थे जिन्होंने सदियों से डिमोनिक अस्तित्वों को मिटाने की अगुवाई की थी। अभी के दौर का इंसान होने के नाते डिकुलिन इन हालातों को अच्छी तरह समझता था। अंधा घृणा हमेशा अनावश्यक दर्द और बदकिस्मतियां ला देती है। भविष्य की काली तस्वीर को अलग रखें। अभी ब्लड श्राउड्स को दमन करना साफ तौर पर गलत होगा। भले ही वह परिषद के वोट को रोक ना पाए, भविष्य के बड़े उद्देश्य के लिए वह कम से कम फैसला टालने की कोशिश कर सकता है। दुनिया पहले ही ब्लड श्राउड्स को आम दुश्मन का तमगा दे चुकी थी। ये एक बड़ी भूल थी। इसलिए डिकुलिन ने मुंह खोला। हाँ, यह सच है कि बहुत पहले ब्लड श्राउड्स को मानवता का दुश्मन माना गया था, पर अगर युद्ध से संबंधित हर किताब और दस्तावेज को ध्यान से पढ़ो तो साफ दिखेगा कि सारा खून अश्रु एक साधारण मिसअंडरस्टैंडिंग से निकला था। वरुण ने ऐसी मजाकिया बात सुनकर मुंह क्रूरता से मरोड़ा। डिकुलिन ने बताया कि 237 साल पहले रोड्रिनविच मामले में रोदरी पर झूठा इल्जाम लगाया गया और सज्जा दी गई। उसी घटना से बड़ी दमनकारी कार्रवाई हुई जिससे अनगिनत ब्लड श्राउड्स मारे गए। अन्याय को सहन न कर वे पलटकर हुए और दोनों तरफ और खून बहा। हिंसा का चक्र जारी रहा। डिकुलिन की सर्द तथ्यों पर आधारित नजर में 60 साल पहले की घटना बस राजनीति की गंदगी बनकर बिगड़ी थी। किसी लालची ने ब्लड श्राउड इलाकों में माना स्टोन की खान खोज ली और कीमती संसाधन हड़पने के लिए बेतुकी साजिश रची। वो लालची व्यक्ति डिकुलिन के पूर्वजों में से एक उकिन था। बरून ने बहुत पहले से सुनना बंद कर दिया था। क्रोध ने उसकी समझ छीन ली थी। वह पक्का मानता है कि वे कॉकरोचेस जन्मजात दैत्यवी शक्तियों से भरपूर होते हैं। उकिने परिवार को यह सच उनसे ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। डिकुलिन ने इस इशारे से नफरत जताई। उनके परिवार की परंपरा डीमंस का शिकार करना है, ब्लड श्राउड्स को मारना नहीं। बारून भले ही उन दोनों अलग अलग चीजों को जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें। प्रोफेसर ने उस बकबक करने वाले आदमी से पूछा कि क्या वह अपनी शुरू से चली आ रही उन घृणास्पद बातों की पूरी जिम्मेदारी ले सकता है। इंसानों को डेमंस कहना गंभीर जुर्म है। जो कोई इस तरह की घृणायुक्त रेटोरिक फैलाता है उसे आसानी से उसी चीज का आरोपी बनाया जा सकता है जिसकी वह निंदा कर रहा है। वेयोरेट के बरून ने बच्चे की तरह पांव डाला और चले गए। पहले बैठक का कोई नतीजा निकला ही नहीं। ब्लड श्राउड मुद्दा अगले दिन के लिए टाल दिया गया। काउंसिल अपने अपने कमरे रिटायर करने चली गई। हमने देखा कि गिल्थियन अपनी बेटी के साथ क्लिंग कर रहा था। वह सिल्विया से अलग होना नहीं चाहता, पर एक पुराना नियम मांगता है कि बर्क के सदस्यों को समिट के दौरान अलग रखा जाए। बाप आंसू भरे थे और बेटी बिल्कुल अनअम्यूज्ड। वह जितना हो सके अपने पापा से दूर रहना पसंद करती है। अलग होने से पहले गिल्टियन ने बेटी को चेतावनी दी कि बर्क के मेजेस का माना डेंसिटी असामान्य रूप से ऊंचा है। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड शक्ति एक जगह होने से रात में अजीब मैजिकल फिनोमेना हो सकते हैं। सिल्विया के लिए जरूरी है कि वह होटल नियमों को पढ़े। होटल के कमरे पहुंचाकर सिल्विया ने आरामदायक कपड़े पहन लिए और उन अजीब नियमों की लंबी लिस्ट को देखा। वो सोचती है कि यह बेवकूफ़ी भरी सूची बस छोटे बच्चों में डर भरने का एक तरीका है। रात गहरी हुई तो वो बिना किसी परेशानी के सो गई, लेकिन तभी कुछ आया और उसे उसके सपनों से झटके में खींच ले गया। वो उठी, गले में सूखापन महसूस किया और पानी पिया। अचानक उसकी नींद गायब हो गई। एक तीव्र एहसास ने घेर लिया कि वो माना से चारों तरफ घिरी हुई है। उसके कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे छीलकर अलग हो गईं और एक अलग ही प्लेन उजागर हो गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसका बिस्तर और जो कुछ होना चाहिए था सब गायब था। जगह अचानक एक अनजानी कॉरिडोर में बदल गई थी। हड़बड़ी में उसने नियमों की लिस्ट निकाली
और बेतहाशा स्कैन करने लगी कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। अपनी परिफेरल विजन से उसने एक तेज रोशनी झलकते देखी और कागज से अपनी आंखें हटाई। नियमों में लिखा था कि मेहमान एक बार बिस्तर पर लेट गया तो सुबह तक नहीं उठना चाहिए, वरना वह किसी और जगह पहुंच सकता है। सिल्विया बस थोड़ा सा पानी लेने को उठी थी और उसी पल से उसकी मुसीबत शुरू हो गई। जहां उसने कुछ दिन पहले ठहरना था, दूसरे हॉल में ऐसा कोई जादुई फेनोमेनन नहीं हुआ था। अब जब वह असेंबली ऑफ एल्डर्स के पास है, जहां मनी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसे किसी तरह की स्पेशल ट्रैवल का सामना करना पड़ा। सिल्विया थोड़ा ही कॉम्प्लेसेंट रही थी। उसने सोचा था कि कमरे से बाहर ना निकले तो सब ठीक रहेगा, पर यह इतना काफी नहीं था। उसने खुद को शांत करने और स्पष्ट हल सोचने की कोशिश की, पर अंधेरे हॉलवे में छिपी खतरनाक मौजूदगी ने यह नामुमकिन कर दिया। उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थीं कि यहां से फौरन भाग निकलो, लेकिन उसे नहीं पता था कहां जाना है या वह कहां है। रोसरी होटल एक फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर भी उसे कोई अनजान चमकती सीढ़ियां दिखाई दे रही थी जो शायद कहीं भी जा रही थी। नियमों में लिखा था कि जो भी सीढ़ियां अचानक दिखें उन पर न जाना। साथ ही लिखा था कि हॉलवे में चलते हुए अगर कोई खुला दरवाजा मिले तो उसे देखने की हिम्मत भी न करना, अंदर तो बिल्कुल भी न जाना। सिल्विया ने आंखें बंद करके दौड़ना जारी रखा। वह मानती थी कि कोई रास्ता जरूर होगा जो उसे नॉर्मल पर वापस ले जा सकेगा। लगातार घूमते घूमते जैसे अनंत काल बीत गया। आखिरकार उसने किसी बंद दरवाजे पर मदद के लिए घंटी बजाई, मगर होटल के नियमों में लिखा था कि बाहर की खटखटाहट या शोर पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए। वह बेकरार होकर मदद ढूंढती रही, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर कूदती रही, और जैसे जैसे खतरनाक मौजूदगी नजदीक आई, उसकी उम्मीदें और हिम्मत घुलती चली गई। निराशा से भरी उसके सुनहरे आंसू बह निकले, और आखिरकार किसी ने उसकी बेबसी भरी पुकारों का जवाब दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे हॉलवे में तेज रोशनी फैल गई और एक परिचित आवाज ने सिल्विया से पूछा, क्या वह खो गई है? दरवाजे के उस पार कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर डेकुलिन थे। उसका एक निस्तेज चेहरा देखकर सिल्विया को गहरी सुकून और सुरक्षा का एहसास हुआ। डेकुलिन ने उसे अंदर आने के लिए कहा, और जैसे ही अंधेरा थक कर पीछे हट गया, उसने दिल से धन्यवाद कहा। अग्नि की लपटें चरमराईं और कमरे में गर्माहट फैल गई। सिल्विया ने बताया कि वह पलों के लिए बिस्तर से उठी थी और अजीबोगरीब किसी एंटिटी से पीछा होते हुए हॉलवे में आ गई। प्रोफेसर को यह सब उम्मीद थी। बर्क असल में गजब के मैजिकल फिनोमिना का केंद्र है। ऊपर से कई स्पिरिट्स जो जादू के चलते चेतना खो चुके होते हैं वहीं टिक जाते हैं। सिल्विया ने उस शख्स की भरोसेमंद बनावट, कभी न झुकने वाली उपस्थिति, अडिग नजर और स्थिर नोबिलिटी भरी हवाएं देखी। उसने बिना बोले महसूस किया कि डेकुलिन ही उसे बचा सकता था। उसकी सोच तब टूटी जब दरवाजे से एक अजीब गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। डेकुलिन के दरवाजे के छोटे छोटे दरारों से धीरे धीरे एक चिपचिपा पदार्थ रिसने लगा। कुछ ही क्षणों में उस भूतिया स्लाइम ने शुद्ध अंधकार से बनी एक बदले की आदमकद आत्मा का रूप ले लिया, जीवन के लिए भूखी। डेकुलिन को उस अनचाहे प्रकट रूप से फर्क नहीं पड़ा और उसने बस अपने छात्र से स्थिर रहने को कहा। अचानक दो टुकड़े खनिज हवा में झिलमिलाकर उसके पास से गुजरे। वे हवा में नाचते हुए तेजी से उस प्रेत को बिना किसी मुश्किल के निपटा ले गए। टेलीकिनेटिकली नियंत्रित हथियार से छेद खाकर जिस वक्त वह प्रकट आकृति बिखर गई, उसकी शक्ल की स्थिरता खो गई। जब वे दोनों खनिज मिडेयर में रुक गए तो सिल्विया हैरान रह गई कि यह किस तरह संभव हुआ। उसने कभी खुलकर भूतों को वश में होते नहीं देखा था। डेकुलिन ने समझाया कि उसने एक स्पेशलाइज्ड मैजिक यूज किया था जो मारने के लिए डिजाइंड है और इसे खास गर्व की बात नहीं माना जाता। आखिरकार जादू सिर्फ मारने के लिए बनाया गया नहीं था। इतनी बेबस हालत से बचाने के बाद जब उसने ये नोबल बातें कहीं तो युवा लड़की का दिल पिघल गया। उसे बताना था कि वह क्या करने में केपेबल है। तो उसने एक बहती हुई लॉ कॉन्जर की, जिसने प्रोफेसर को पढ़ रहे किताब से नजर हटाकर उसकी ओर मोड़ा। फिर सिल्विया ने अपनी जबरदस्त बिजली दिखाई। उसके बाद मेटलाइजेशन हुई, नीले रंग के शुद्ध धातु से बने फूल जैसे आकृतियां, और उसने अपनी खूबसूरत गॉब्लिन फायर भी दिखाई। जो स्पेल्स वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी दिखा देने के बाद सिल्विया बुरी तरह पफ करती हुई चिढ़ गई कि प्रोफेसर ने लगभग ध्यान ही नहीं दिया। उसका ध्यान खींचने की आखिरी कोशिश में उल्टा करके और आधे मन से कुछ करके उसने एक चमकती हुई रोशनी समन की, और लगता है इसने काम कर दिया। डेकुलिन ने शांत स्वर में हवा के मैजिक सर्कल की जो हल्की सी अस्थिरता वह आग में एम्बेड करके बनी थी उसे ठीक कर दिया, और उस एडजस्टमेंट का नतीजा सचमुच दिल दहला देने वाला था। अब जब प्रोफेसर का ध्यान उसके ऊपर था, सिल्विया ने हिम्मत जोड़ी और सीधे पूछ दिया, बताइए साहब, मेरी रुकावट क्या है? मेरा वीक पॉइंट क्या है? इतना टेढ़ा सवाल सुनकर डेकुलिन ने आंखें वापस किताब पर टिकाईं और कहा कि अपनी कमियों को खुद ही ढूंढो। बच्चे की तरह सिल्विया ने हल्ला किया कि आप तो एफेरिन की मदद करके उसकी कमियां ठीक करवाते थे। वो गलत थी। एफेरिन ने जो कमी थी खुद ही पहचान ली थी। जब उसने देखा कि वर्तमान पीढ़ी की यह गोल्डन चाइल्ड अपनी ही भीषण क्षमताओं पर फ्रस्ट्रेट हो रही है, प्रोफेसर ने कहा कि अपनी बेचैनी को अभी बंद करो। आखिर टाइम उसकी तरफ है, बस अगर वो अपने क्राफ्ट को लगन से करती रहे तो इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। बाकी सबकी तरह उसे भी धीरे धीरे एक एक कदम करके पिनेकल की तरफ बढ़ना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। सिल्विया उन तीनों लोगों में से एक है जिनमें मैजिक वर्ल्ड की टॉप तक पहुंचने की टैलेंट है। आखिरकार किसी वजह से डेकुलिन की तरफ से आई इतनी तारीफ ने उसे उन अनगिनत खाली शाबाशियों की याद दिला दी जो उसे नेक्स्ट आर्च मेज बताकर बचपन से ही सुनाई गई थी। उस उम्र से उसने सब सुन रखा था, पर तब भी वह नकली और फीके फ्लेवरी को पहचान लेती थी। फिर भी जब तारीफ डेकुलिन जैसी शख्सियत से आती है तो वो दिल को सुकून देने वाली और असली लगती है, जो कहीं और उसने महसूस नहीं की थी। रात देर हो चली थी और हॉलवे में चलना खतरे से खाली नहीं था। तो सिल्विया ने प्रोफेसर के बेड पर रात गुजारी और डेकुलिन ने अपनी डेस्क पर किताब पढ़ते हुए जमीन पर रात बिताई।
मध्य रात्रि में अचानक उनकी स्टडी में एक तरह की मौका महक आई और सब कुछ बदल गया। एक सुनहरी रोशनी उसे बाहर आने के लिए बुला रही थी। एक एनर्जी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी उसे बाहर जाने का इंतकाम दे रही थी। तो प्रोफेसर ने सोचा, छोटा सा लेट नाइट एक्सकर्सन कर ही लिया जाए। उसके मैग्नेट सेंसेस टिंगल कर रहे थे और वह फ्री ट्रेजर को ठुकराने वाला नहीं, खासकर जब पाथ ज्यादातर इनएक्सेसिबल हो और वाइल्ड में कोई रेयर आइटम छिपा हुआ मिल सकता हो। रास्ते के इनएक्सेसिबिलिटी की एक वजह थी, वहां मंडराते हुए सिनिस्टर स्पिरिट्स। एक ऐसे ही स्पिरिट ने जिसकी बॉडी से टेढ़े मेढ़े टूटे अंग उग रहे थे, डिकुलिन पर चुपके से हमला करके उसकी डर की ऊर्जा खानी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर ने ऐसे चीप स्केयर्स पर एक भी पलक नहीं झपकाई। वो एपरेशन बार बार कोशिश करता रहा, पर उसे डिकुलिन ने बस ऐसे ट्रीट किया जैसे वो मौजूद ही ना हो। आखिरकार डिकुलिन ने आराम से चलना रोका और स्पिरिट की तरफ मुड़ा। डर कर भागने या उसे एक्सरसाइज करने की बजाय उसने सीधे पूछ लिया, यार तूने पास पास कोई ऐसा आइटम देखा है जिसमें ज्यादा मैजिक हो? ऐसे जैसे किसी रैंडम बंदे की तरह ट्रीट किए जाने पर स्पिरिट चीखते चिल्लाते भाग निकला और डेकुलिन को अनसुलझे शब्दों में श्राप देने लगा। प्रोफेसर को गुस्सा आया कि एक लोकल स्पिरिट से भी साफ जवाब नहीं मिला, भले ही वो एक ईविल स्पिरिट ही क्यों ना हो। फिर भी उसकी लगन भरी तलाश ने आखिरकार उसे उस चीज तक पहुंचाया जिसकी उसे तलाश थी। नजदीक से देखने पर उसने पहचाना, ये एक प्यूरिफाइड माना ट्री का टुकड़ा है। यह नेचुरल मैनिक लकड़ी बिजली से प्यूरिफाई हुई थी, जो इसे क्राफ्टिंग के लिए बढ़िया बना दी है। इस दुनिया में आने के बाद उसने बिना रुके ट्रेनिंग और रिसर्च में खुद को झोंक दिया था। फिर भी डेकुलिन की मध्यम प्रतिभा की वजह से वह एक स्लंप में फंस गया था। अगर वह इस असाधारण टुकड़े से एक वॉन्ड बना ले तो अपनी टैलेंट को पूरा करके अपनी पावर तेजी से बढ़ा सकेगा। एक रैंडम मिडनाइट वॉक के लिए वुड्स में मिली यह इनाम उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी निकली।